हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे यार आप सब। उम्मीद है कि सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमेशा की तरह तैयार अपनी प्रोफेशनल जर्नी के लिए। तो बस फिर इसी के साथ निको भी आए हैं। और आज क्या खासता है, आज बहुत खास चीज है, क्योंकि आपकी सीए की प्रोफेशनल जर्नी में सबसे पहला सब्जेक्टिव लेक्चर है ये। इससे पहले जो लेक्चर आया था वो इंट्रोडक्शन लेक्चर आया था। अगर आपको सीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उस लेक्चर को देखिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए ये सब उसमें समझाया गया है। लेकिन आज का लेक्चर है सब्जेक्टिव, यानी पहली बार हम सीए के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आज उनको समझेंगे, उनको जानेंगे और सीख कर उसमें फतह पाएंगे हम, है ना। तो निको भी आए हैं, आज लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। और वो लेक्चर नंबर 2 किसका है भैया? वो लेक्चर नंबर 2 किसका है? तो वो लेक्चर नंबर 2 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का। इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको जर्नी बताई है कि कैसे कैसे हमारे लेक्चर्स आएंगे। और मैं फिर से बता देता हूं कि इससे प्रॉपर सीए की तैयारी आपकी नहीं होगी, पर सीए की तैयारी के लिए आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको यह समझ में आ जाएगा कि सीए की तैयारी कैसे करनी चाहिए। जैसे कई बच्चों के डाउट आए कि भैया मैं साइंस से हूं, सीए करना चाहता हूं, हो पाएगा कि नहीं, क्या करना चाहिए मुझे? तो मैंने आपको बोला है हर किसी से हो जाएगा। ऑफकोर्स 11 12 जिसने पहले से कॉमर्स ले रखी है उसको थोड़ा एडवांटेज होगा कि उसने पहले से पढ़ रखा है। लेकिन अगर आपने साइंस ली है, साइंस को अच्छे से पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास लगन, मेहनत, डेडिकेशन तो है ही ना। तो बस फिर मान लीजिए कोई चीज आपने नहीं पढ़ी, आपको नहीं बनी, आप पढ़िए, आपको बनेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ठानेंगे तो थम जाएंगे। नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे वाला अगर एटीट्यूड आपके पास है तो आप चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट से हो, किसी से भी हो, आप सीए कर सकते हो। बट उनके अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है जी, चलिए तो फिर शुरू करें सरकार, लेके प्रभु का नाम। तो देखिए भैया जी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आज है, लेकिन इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए, आपको उस वीडियो को देखकर यकीन होगा कि आप इसे कर पाएंगे। उसमें बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने दिया है जो बच्चों को आमतौर पर रहता है। ठीक है जी, अब आज का क्लास किस पर है भैया? आज का क्लास है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर, यानी कि पहली क्लास सब्जेक्टिव होने वाली है ना। मगर उससे पहले जरा इस डिग्री की अहमियत को समझते हैं। क्यों सीए एक इमोशन है, क्यों सीए के नाम से लोग इतना प्यार करते हैं, उसकी इतनी वैल्यू करते हैं। तो आइए कुछ कोट्स हैं, पहले जरा उसको पढ़ लिया जाए। तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत ही महान व्यक्ति थे, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बच्चों के बहुत ही प्यारे रहे हैं। और जब ये भगवान जी के पास पहुंचे उस समय भी ये बच्चों को स्पीच ही दे रहे थे, समझा रहे थे, कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। बहुत महान टीचर है एक तरीके से मेरे लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पार्टनर है नेशन बिल्डिंग में, इसलिए आपका सी होना भी जरूरी है, क्योंकि आप भी तो हमारे देश को विकास तक ले जाना चाहते हो, ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो। हम डेवलप्ड से नेशन बनना चाहते हैं, हम डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं डेवलपिंग से, है ना। हम फर्स्ट आना चाहते हैं। तो ये प्रोफेशन आपकी इसमें मदद करेगा आपके देश को आगे ले जाने में। और अगर देश आगे जाएगा तो हम सब आगे जाएंगे, देश के सभी वासी आगे जाते हैं, है कि नहीं? ये पॉइंट है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे करंट अभी सीएम है, सॉरी सीएम कह रहा हूं, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर जी, ठीक है। अ सीए सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ पीएम, दैट ऑफ पीएम। यानी कि इनका ऐसा मानना है कि पीएम के सिग्नेचर से भी ज्यादा ताकत होती है सीए के सिग्नेचर में। और मैं कहता हूं कि जैसे हमारे जवान हैं जो हमारी देश की बाउंड्रीज की रक्षा करते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ की रक्षा करते हैं, वैसे ही सीए हैं जो हमारी वेल्थ की रक्षा करते हैं। हमारे कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करने में उनका अहम योगदान है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद ऑफ कोर्स राहुल द्रविड़ जी, अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आप जानते ही होंगे, आई डिसाइडेड टू डू अ सीए इन केस क्रिकेट डिडंट वर्क। आफ्टर ओपनिंग माय फर्स्ट बुक आई डबल्ड माय एफर्ट्स इन क्रिकेट। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हमारे पास बहुत ही बेहतरीन टीम है ना सीए की, और आपको वो इस तरीके से करा देंगी कि आपको किसी और चीज में एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीए आप कर लोगे, क्योंकि सीए भी हलवा हो सकती है अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। थोड़ी थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा एकदम बच्चों वाला गेम है। ऑफ कोर्स थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा डेडिकेशन लगेगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से भागना पड़ेगा, पर अगर आपने उसको मैनेज कर लिया तो सीए की डिग्री भी हलवा बन जाएगी। और कॉमर्स का जलवा तो वैसे हर जगह होने ही वाला है ना। फिर उसके बाद लास्ट में बिरला जी है, केएम बिरला, सीए इज नॉट जस्ट अ क्वालिफिकेशन, इट्स अ प्राइड डिग्निटी ऑफ माय लाइफ। और ये सीए ही है, और मेरा मानना है ये एक इमोशन है, एक भाव है जो डिग्री मिलने के बाद ही आएगा। तो ऑफ कोर्स मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि वापस से पढ़ाई स्टार्ट करूं और ये डिग्री लूं, उस इमोशंस को फील करूं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सारे
सारे कॉमर्स स्टूडेंट जो सीए करना चाहते हैं वो जरूर ये फील कर पाए, है ना। चलिए, तो अब इतने सारे कोर्स मैंने पढ़ाए तो एक मेरे मन में आया गाना। वैसे मैं गाना गाता नहीं हूँ, बट क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है तो मैं सीख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो गा लूं कर्कश वाणी में। तो एक प्यारा सा सॉन्ग आप सबके लिए बनाया है। ये वैसे सीए डिग्री के लिए है ना, तो इसमें किसी और चीज को मत समझना, पर सॉन्ग है ताकि थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके मैंने आपको भाव समझाने की कोशिश की है। और गाना शुरू होता है ऐसे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब तुझे पाने के लिए हम रातों को भी जागेंगे, कभी कभी कुछ त्योहारों को भी त्यागेंगे, मगर तुझे अपना बनाकर ही लेंगे दम, चाहे फिर उसके लिए कितनी भी करनी पड़े मेहनत, हम लगाएंगे अपना सारा दम सारा समय। और वो किस लिए है? ताकि आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड्स लग जाए, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी आपका नाम है, #कॉम्यांस। चलिए, तो इस प्यारे से भाव के साथ शुरू करते हैं अब लेक्चर। तो भैया जी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या क्या कराने वाले हो आप? तो देखो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मॉड्यूल 1 के अंदर आता है, पहला ही चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपके पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यूनिट 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन, यूनिट 3 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यूनिट 4 कंटीजेंट assets and contingent liability, unit 5 accounting policies, unit 6 accounting as a measurement discipline valuation principle accounting estimates, unit 7 accounting standards। तो इन सब को हम देखेंगे। एक ब्रिज कोर्स का मतलब ये होता है कि आप सीए की जर्नी शुरू करें और 11th-12th आपने कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बीच में अगर कोई टाइम पीरियड की वजह से या किसी भी वजह से आप कुछ भूल गए हो या आपको रिफ्रेश करना है, जल्द से जल्द वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में रिवाइज करने हैं फटाफट, तो उसके लिए ब्रिज कोर्स होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें डिटेल पढ़ाया जाएगा, फटाफट कराएंगे हम, है ना। अब कई साइंस के स्टूडेंट होंगे, उनको लगेगा कि यार हमने साइंस में तो ये पढ़ा नहीं है, तो कैसे करें? तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। कॉमर्स वाला चैनल है ना, कॉमर्स वाला चैनल में आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू, सारे ही सब्जेक्ट के वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा, तो एक बार वन शॉट देखिए, आपको फील आएगी। थ्योरी उसमें अच्छे से ही बताई जाती है, हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा एक्सेप्ट लॉ का, क्योंकि लॉ फाउंडेशन में ही आता है, तो पहली बार आप भी पढ़ रहे होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी उसको पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। तो आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, मैंने आपको आंसर दे दिया है ना। अब ये 7 चैप्टर्स, मतलब ये 7 यूनिट्स हमें कंप्लीट करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलो भैया, कारवां शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है आपके पास। अच्छा, और मैंने बता देता हूं, ये जो यूनिट है ये नॉर्मली तो 5 to 10 नंबर्स का आता है। 5 to 10 मार्क्स की हमारी आज की जंग है, यानी ये वीडियो 1-1.5 घंटे का जितने का भी होगा, अगर आप इसको कर लेते हो तो सीए में 5 to 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। चलो, और फिर मैं जब बता देता हूं कि इसका पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो पहले अपन पढ़ेंगे, फटाफट में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे, जहां जहां पे जो लगेगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बेसिक्स होंगी, तो हम उसको फटाफट करेंगे। देन उसके बाद मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपको कराऊंगा। देन उसके बाद इस बार का पेपर यानी सितंबर 2024 और जून 2024 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा और आपसे खुद पूछूंगा कि क्या आप आंसर दे पा रहे हो, और अगर आप दे पा रहे हो तो यानी आप रेडी हो, है ना। नहीं दे पा रहे तो पता करिए क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यूज में कुछ होमवर्क भी होंगे, और जो अपना क्वेश्चन पेपर होगा इसका आंसर भी आपको देना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो अगर आप ऐप पे हो तो ऐप पे आप आफ्टर द क्लास कमेंट कर सकते हो, मतलब जब भी आप वीडियो देखेंगे उसके बाद कमेंट करो, कमेंट मुझे दिखेंगे। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, जिन भी लोगों ने कमेंट किया है मेरे पास उनके नाम हैं, थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आपको बताता हूं क्योंकि इससे बच्चों को अच्छा लगता है। जैसे तन्वी जी ने है, तन्वी जी थैंक यू, तन्वी जी को पूरा भरोसा आ गया। आशीष हैं, सज्जन हैं, कोमल हैं, कार्तिक हैं, पांडे जी हैं, आशीष चंगलानी जी हैं, श्याली हैं, अखिल हैं, सीए मांडवी, खुशी, जायसवाल, तन्मय, योगेश, कशिश ने कहा है ट्राई, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना कशिश जी। आयुषी, रूहानी, पलक, सीए प्राची, आदित्य, मधु और वीर, अगर किसी का नाम मिस हो जाता है रियली सॉरी। आर्यन, निकिता, शिवान जी कह रहे हैं कि सर पहले सीयूटी करूं फिर बाद में सीए। आपके ऊपर शिवान जी डिपेंड करता है कि आप किसको देना चाहते हो। आप डायरेक्ट सीए भी कर सकते हो, सीयूटी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको सीयूटी देना पड़ेगा, और अगर आप सीए में डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मयंक, कृष,
मोमोज जी, अरे सो स्वीट। आरव, आदित्य, सृष्टि, आयुष, आयशा, सर क्या ब्रिज कोर्स में 11-12? हाँ जी, दोनों ही कराया जाएगा, जो भी आपके सीए से रिलेटेड है और वो 11-12 में है तो वो सब यहाँ कराया जाएगा, ठीक है जी। हाँ, 11-12 दोबारा पढ़ाई नहीं जाएगी, है ना, ये तो बात है। सोरांकी, अनुराधा, मुस्कान, अथर्व, गर्ल्स ये क्या नाम रखा है, अंतरा, जिशान, स्टडी बूस्टर, आशीष जी, सो स्वीट ऑफ यू यार, श्वेता, तनुष्का, अलख, अच्छा इन्होंने अलख पांडे जी का नाम से ही बना रखा है, क्या बात है, पलक बेजोरिया, तनु, लक्ष्मी। सर मुझे एक डाउट है कि अगर मैं सितंबर दूं तो मुझे कब, मेरा मानना है कि अब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अटेम्प्ट जब भी आपका होगा तो आप अगर 12th क्लास में हो तो 11th क्लास वालों से मैं कहूंगा कि अभी मत कीजिए, लेकिन 12th क्लास में अगर आप हो तो आप रजिस्ट्रेशन करा लो, जब भी एग्जाम फॉर्म आएगा तो आप कर देना, है ना। वेदांत जी, आरंभ 2025 है, क्या बात है वेदांत, वेरी गुड यार, अभी से तैयारी कर रहे हो, वेरी वेरी गुड, कीप इट अप। खिलाड़ी सिंह, चंद्रा, कोमल, गिरधारी जी, कनिष्का, पार्थ, सौरभ, सनातन, ओम, निर्भय, अमरजोत, प्रिंस, अर्चित, दीप्ति, जतिन, निखिल राज, आप करवा सकते हो यार, बिल्कुल करवा सकते हो आप। याशिका, सृष्टि, शिफा, गौरी, आदित्य, वैष्णवी, सृष्टि, सुमन, प्रखर, राथर, सोनू, अंशु, निश्चय, आदित्य, केशव, तो ये सारे नाम हैं। और जितने भी है, देखो आज तो मैंने पहली क्लास है सब्जेक्टिव, इसलिए मैं सबके नाम ले लिया, हो सकता है मैं कभी कभी नाम ना लूं, कभी कभी मिस हो जाए, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट में आप आराम से बता सकते हो, चाहे आप वाईटी पे बता सकते हो, वाईटी पे भी मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं, है ना, साइंस का कमेंट वाईटी पे ही था तो वहां से मैंने आपको रिप्लाई किया। तो वी आर हियर टू हेल्प यू कि अगर आपका ये गोल है, अगर सीए आपके लिए एक प्राइड की बात है, आपका इमोशन है, आप उसको करना चाहते हो, तो आप अभी किसी भी लेवल पे हो, हमारे साथ जुड़ो, आपको पक्का लगेगा कि यार ये कर लेंगे हम, और आप पक्का कर लोगे, ठीक है। हाँ, थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर लगेंगे, अगर आप ये सोच रहे हो कि पढ़ना भी ना पड़े और डायरेक्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए प्लीज थोड़ा सा हार्डवर्क के लिए तैयार रहेंगे, है ना, ठीक है। चलो अब शुरू कर देते हैं फिर, तो 5 to 10 मार्क्स का झगड़ा है आज, और इसको खत्म कर देंगे आज के आज। चलिए भैया, तो सबसे पहला यूनिट जो है आपके पास वो है मेजरमेंट एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ये अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे पहला चैप्टर होता है क्लास 11 का, उसी के ऊपर बेस्ड है। फटाफट कर लेते हैं भैया। तो देखो अकाउंटिंग क्या होती है, सबसे पहली डेफिनेशन है, जो आपने जब भी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11 में तो ये डेफिनेशन जरूर देखी होगी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। यानी कि हमने जब क्लास 11th में पहली बार शुरू किया था तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में हम 7 स्टेप्स पढ़ते हैं, यही 7 स्टेप्स मिलकर अकाउंटिंग बनते हैं। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहला क्या होता है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है, और देखिए अगर आप पहले से कॉमर्स पढ़ चुके हैं तो प्लीज मेरे साथ रिपीट करते रहिए ताकि आपको भी लगे कि अरे यार ये सब बन रहा है बन रहा है बन रहा है। ये कॉन्फिडेंट ही जरूरी है, कॉन्फिडेंस ही आपको इस जर्नी में सबसे आगे लेकर जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन होता है, देन फिर मेजरमेंट होता है, देन रिकॉर्डिंग होता है, देन क्लासिफिकेशन होता है ना। रिकॉर्डिंग में जर्नल एंट्री पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन में लेजर पढ़ते हैं। फिर हमारे पास 5th स्टेप होता है समराइजिंग, जिसके अंदर हमारे पास ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हो, बैलेंस शीट, है ना। 6th एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड 7th कम्युनिकेशन। ये हमने 11th में पढ़ा और आपको जानकर खुशी होगी कि यहां पर भी यही है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। आर्ट किस चीज की है, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का। किसको समराइज करने का है, तो इस तरीके से समराइज करना है जो भी मनी में आप ले सकते हो, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आपको समराइज करना है, और वो भी तभी जब आप उसको मनी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर आपने मान लीजिए किसी से 1 लीटर दूध ले लिया तो आप 1 लीटर नहीं, उस 1 लीटर की क्या वैल्यू है, क्योंकि कोई 1 लीटर लेगा, कोई 1 केजी लेगा, तो जो वैल्यूज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो तो फिर आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो यही पॉइंट है। एंड ट्रांजैक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, यानी कि मुझे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस इवेंट्स का जो सिग्निफिकेंट मैनर के हैं, जिन पर वैल्यूएशन यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, जिसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, मुझे उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासिफिकेशन करना है, समराइज करना है। क्यों करना है, ताकि मैं कुछ इंटरप्रिटेशन निकालूं, कुछ एनालिसिस करूं, और फिर उससे क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है वो मैं बताऊं।
इसी को अपन अकाउंटिंग कहते हैं। किसको बताऊं? तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को बताना है आपको। जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उन सबको आपको बताना है। कौन है धीरे धीरे करके अपन जानेंगे, और 11th आपने पढ़ा हुआ है तो आपको याद भी आ गया होगा, है ना। चलो भैया, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सीए में आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया जाता है। सबसे पहला पार्ट है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि ये जो स्टेप्स हैं वो यहीं पर आते हैं, तो मैं यहां पे सिर्फ 7 स्टेप्स लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसकी मॉड्यूल देखोगे तो उसमें जाहिर सी बात है पहले स्टेप्स की बात नहीं की गई, आइडेंटिफिकेशन है मेजरमेंट की, उसके बाद के सारे स्टेप्स की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है ये 7 स्टेप ही मिलेंगे जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करते कि ट्रांजैक्शन हुआ है, बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। हाँ, बिजनेस से रिलेटेड है, फिर कितने का हुआ है, जब आप ये कर लोगे उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हो। आपको पता है आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर के थ्रू आपको पता चलेगा। देन रिकॉर्डिंग यानी जर्नल एंट्री करनी है, क्लासिफिकेशन यानी लेजर बनाना है, समराइज यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या जिसको आप अब अगर कंपनी के केस में कहें तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हो, एंड बैलेंस शीट है। फिर उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और फिर कम्युनिकेशन। तो यही सारे स्टेप्स, ये जो 7 स्टेप्स हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। देन उसके बाद यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए हैं, अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब उससे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अर्लियर हमें पता है पहले तो ये सारी चीजें क्या होती थी, पहले हम इसको सिर्फ ओनर एंड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते थे, है ना, लेकिन अब अदर चीजें भी आ गई हैं, है ना। नाउ हम इसमें लेंडर यानी जिसने आपको लॉन्ग टर्म के लिए उधार दिया, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, है ना, रिसर्चर्स, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। यानी कि ये 2 पार्ट्स में आता है, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर रहा है, ये भी अब अकाउंटिंग का पार्ट है, उसकी नॉलेज भी। और वो बेसिकली जब आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो ये अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से करते हैं। लेंडर की क्या ध्यान है कि भैया मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं, साथ में ब्याज वापस आएगा कि नहीं। क्रेडिटर क्या ध्यान है, मैंने उधार दिया है टाइम पर मेरे वो चुकता हो जाएगा कि नहीं, जो शॉर्ट टर्म का उधार मैंने दिया हुआ है। तो ये सारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, और ये डेफिनेशन किसने दिया भैया, तो AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, है ना। ठीक है जी, चलिए, तो ये इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्टेप हमारे पास यही वाला है, दूसरा स्टेप हमारे पास उस इंफॉर्मेशन को समझना है और उसे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना। आप अकाउंटिंग कर क्यों रहे हो, ताकि आप सिस्टमैटिकली हर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सको, है ना, उससे कुछ रिजल्ट निकाल सको। एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स अबव द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, यानी जो भी आपने रिकॉर्डिंग की उससे कुछ रिजल्ट तो मिले, पता तो चले कि भैया हमारा ये बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, कितना खराब चल रहा है, कौन सी चीजों में अच्छा कर रहे हैं, कौन सी चीजों में हम बुरा कर रहे हैं, क्या है फायदा नुकसान पूरे साल भर मेहनत करने का, क्या निष्कर्ष निकला, वो उसके लिए अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना, सारे फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स, तभी तो पता चलेगा। देन उसके बाद असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, है ना, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। तो यार अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी है तो जाहिर सी बात अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हो गए। देन उसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो जो यूजर्स हैं आपके, आपको उनको इंफॉर्मेशन देनी है। तो जब आप ये सारी चीजें करोगे, यही तो इंफॉर्मेशन है, इस 7 स्टेप्स फॉलो कर जब आप ये 7 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तभी तो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। फिर वो आप दूसरों को देते हो, फिर वो उसको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें आगे इस बिजनेस के साथ रहना है कि नहीं रहना। तो जाहिर सी बात है ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। और फिर बाद में सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है ये जानना कि क्या हमारा बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर हमारे पास डेब्ट बहुत ज्यादा है और लॉस हो रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं डूम 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 खतरे की घंटी है भैया। क्या ये बिजनेस आगे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि अगर डेब्ट बढ़ता जाएगा तो एक ना एक दिन जो इसने भी आपको उधार दिया है ना, जितने भी लेंडर्स हैं वो सब कहेंगे भैया जो जो एसेट है सबको बेचो, ये बिजनेस डूब जाएगा, मेरे जितने पैसे मिल रहे हैं उसको ले लो। यानी सॉल्वेंसी, अगर आपने क्लास 12th में, अगर आप 11th में होंगे तो अभी आपने सॉल्वेंसी रेशियो नहीं देखे होंगे, क्लास 12th में आपने सॉल्वेंसी रेशियोज भी जान लिए होंगे, उसमें अपन निकालते हैं, ठीक है जी, है ना, डेब्ट इक्विटी रेशियोज भी निकालते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर हमें देखना होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो ये सारे काम हो ही नहीं पाएंगे। देन उसके बाद आता है मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है, तो देखिए सबसे पहला फंक्शन तो यही है, इसका मेजरमेंट करना, है ना, मेजर करना, कैलकुलेट करना कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उससे फोरकास्ट करना कि फ्यूचर में हमें कैसे करना है। जैसे अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसकी कॉस्ट कम लग रही है, हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, क्यों,
वजह जाना, फिर उसके बाद फ्यूचर में क्या हो सकता है, या फिर कौन से स्टेप्स थे जिसका आपने इस्तेमाल किया अच्छा हुआ, कौन से स्टेप्स थे जो गलत हो गए, या फिर ये देखना कि भैया जी इन स्टेप्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है, यानी कुछ ना कुछ फॉरकास्ट करना कि आगे हमारा प्लान एक्शन क्या होगा। ये सब भी अकाउंटिंग के थ्रू ही होता है, तो ये उसके फंक्शंस में आता है। फिर डिसीजन मेकिंग लेना, जाहिर सी बात है आपने फोरकास्ट कर लिया बस बैठे रहोगे नहीं ना, उससे रिलेटेड डिसीजंस लोगे, क्विक डिसीजंस लोगे तो क्विकली आगे बढ़ोगे, है ना, एडवांटेज आएगा आपके पास। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, ये भी इसका फंक्शन है, कंपेयर करना। कंपैरिजन में दो चीजें आती हैं, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा का मतलब है कि अपने ही 2 ईयर्स का कंपैरिजन, है ना, अपने ही 2 ईयर्स का कंपैरिजन। इंटर का मतलब है अपना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कहता हूं मेरा शू बिजनेस है, दूसरे के शू बिजनेस के साथ कंपेयर करना, तो उसे इंटर फॉर्म कंपैरिजन कहते हैं। इंट्रा मतलब मेरा इस साल का रिजल्ट पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करना, तो ये भी अकाउंटिंग का मेन पार्ट हो जाता है। देन उसके बाद कंट्रोल, यानी जहां भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई भी चीज आ रही है, तो वहां पर आपको उसको कंट्रोल करना है ना। आपने इसको बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, है ना, कंट्रोलिंग एक सब्जेक्ट है, मतलब कंट्रोलिंग एक चैप्टर है, उसके अंदर भी आता है कि कैसे कंट्रोल करना है। बट ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप अकाउंटिंग करोगे, क्योंकि अकाउंटिंग आपको एक ओवरव्यू दे देता है, आपको सारे डाटाज दिख रहे हैं, समझ रहे हो, डाटाज दिख रहे हैं तो उसके बाद ही तो एक्टिविटीज हो पाएंगी। देन उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन भी देखना, ये भी फंक्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, तो इन सब की अकाउंटिंग भी आपको करनी पड़ती है। उन सब से रिलेटेड चीजें भी तो तभी आपको पता चलेंगी जब आप अकाउंटिंग करोगे, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये इसके मेन फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है भैया, आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। देखिए बुक कीपिंग क्या होती है, पहले तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना जो है, अच्छा आपको एक फैक्ट पता है, बुक कीपिंग इकलौता शायद ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जिसमें 3 बार 2 चीजें आ रही है, मतलब OOKEE फिर PING, बुक कीपिंग। यानी कि जो मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए थे, 7 स्टेप्स में ये जो 4 स्टेप्स आते हैं ये बुक कीपिंग का पार्ट होते हैं, उसके बाद के जो 3 स्टेप्स आते हैं वो आपकी अकाउंटिंग का पार्ट होते हैं, और ये पूरा ओवरऑल अकाउंटेंसी का पार्ट होता है। ठीक है जी, तो अब बुक कीपिंग का क्या पॉइंट है, तो बुक कीपिंग जो है वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस देती है एंड असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। ये 2 चीजों को ये करती है। अगर आपको क्लास 11th याद होगी, नहीं याद है तो अपने पास एक डिफरेंस भी होता था, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ठीक है, ये अपन ने इसके डिफरेंसेस पढ़े होंगे। बुक कीपिंग क्या होता है भैया, एक तरीके से उसका स्कोप जो है वो थोड़ा सा नैरो है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में अपन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग में उसको एनालाइज करते हैं। बुक कीपिंग आपका जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग आपका सीनियर स्टाफ करता है। यहां पर आप फोरकास्ट करते हो चीजों को, यहां पर आप कैलकुलेट करते हो चीजों को, प्रेजेंट करते हो एक तरीके से। तो ये सारे इसके अंदर डिफरेंसेस थे। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस भी आता है। तो बुक कीपिंग क्या होती है भैया, किताबों को मेंटेन करना, बुक को बनाए रखना, कीप करना, समझ रहे हो। तो जो आप रिकॉर्डिंग करते हो, जो आप क्लासिफिकेशन करते हो, ये सारा बुक कीपिंग का पार्ट होता है। फिर जब आप वो सब कुछ बना लेते हो, देन उसके बाद उस पर जो एनालिसिस करते हो वो आपका अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, नाउ वेरियस सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग आर, यहां पे बहुत सारी सब फील्ड्स भी हैं अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि जो आप फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो, आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो। इनकम स्टेटमेंट किसको कहते हैं भैया, 11th में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना होगा। कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, तो इसको बोलते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी मैनेजमेंट जो भी सारे काम करती है, उसमें जो भी वो रेशियोज चेक कर रही है, जो भी एनालिसिस कर रही है, वो जो अकाउंटिंग कर रही है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। फिर जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी प्राइसिंग तय करते हो, तो उस पर लगने वाली जो कॉस्ट है उस सब का कैलकुलेशन, है ना। जैसे अब आप जब सीए इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे तो वहां एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्टिंग करके, वहां पर इसका सारा डिटेलिंग है। तो ये कॉस्टिंग की अकाउंटिंग करना, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया भैया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑफ कोर्स अब आपको पता है सीएसआर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है। तो यानी इसके तहत आप जो भी चीजें कर रहे हो तो उसकी भी तो आप अकाउंटिंग करोगे ना। कहीं पर आपने कुछ पैसे लगाए हैं, कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ दिया है, उसकी भी अकाउंटिंग करोगे, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जाहिर सी बात है एम्प्लॉइज से रिलेटेड है ना। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको मैंने बता भी रखा है, वैसे नहीं पता तो अब मैं बताता हूं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, आप जॉब करेंगे या कुछ भी करेंगे, आप अपना बिजनेस बनाएंगे तो किसी लोगों को हायर करेंगे, तो एचआर टीम होती है, वही इन सब के पॉलिसीज प्रोसीजर्स और इन सबको देखती है। तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी अकाउंटिंग्स होती हैं, तो वो सारी अकाउंटिंग आपकी इसके अंदर आती है। यानी कि मेरे पास अकाउंटिंग की ये 5 सब हेड्स हैं, और अगर आप याद करोगे तो ये सारा आपका 11th में आपने भी पढ़ा हुआ होगा, है ना। इसमें एक टैक्सेशन अकाउंटिंग भी कह देते हैं। तो अकाउंटिंग मतलब जहां अकाउंटिंग है वो जिस पोर्शन से है वो उसकी सब फील्ड हो गई, वेरी सिंपल है।
ठीक है। तो टैक्सेशन अकाउंटिंग में क्या, टैक्स से रिलेटेड जो अकाउंटिंग आप करते हो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको कई जगहों पे मिल जाएंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखो, अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस फील्ड के अंदर कर रहे हैं वो उसके आगे लग जाएगा। तो जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टैक्स का कर रहे हैं तो टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट का कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस का कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंटिंग। ठीक है जी, ओके। चलिए फिर उसके बाद वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारा 7th स्टेप में आखिरी स्टेप जो होता है, 7th स्टेप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब किसको कम्युनिकेट करो, क्या सबको जाके फोन करोगे, अरे सुनिए 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 ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। आप नॉर्मली कंपनीज क्या करती है, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स निकालती है, उसके अंदर चेयरमैन, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स सबके उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसमें बैलेंस शीट, अगर बहुत बड़ी कंपनी एमएनसीज है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसके अंदर होता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये सब होता है। पर ये किन के लिए होता है, कौन इन्हें देखता है, तो ये हैं वो सारे लोग। सबसे पहला तो इन्वेस्टर भाई, जो पैसा लगाएगा, खतरा उठाएगा, मुनाफा कमाएगा, रिवॉर्ड उसका यही है, अनलिमिटेड भी कमा सकता है, तो उसकी नजर इसके ऊपर रहती है। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आपके लिए काम करते हैं। अब देखो, जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस चले ना चले आपको इंपैक्ट जरूर करेगा, लेकिन आपके इंप्लॉइज को भी इंपैक्ट करता है। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इंप्लॉइज भी तो चाहेगा उनका अच्छा अच्छा होता जाए, है ना, उनको भी वो बोनस मिलता जाए। फिर वो ये भी देखते हैं कि भैया कई बार क्या होता है, कंपनीज इंप्लॉइज का पीएफ काटती हैं, तो वो जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीजें, कितने ड्यूज हैं, कितना क्या है, ये सब इंप्लॉइज की नजर रहती है। बेसिकली उनका सैलरी, वेजेस या फिर जितने भी प्रकार के बोनस, इंसेंटिव्स होते हैं, इन सब पे उनकी नजर रहती है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही समझ समझ कर तो करते हैं। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं वो जॉब करते हैं, आप उनसे पूछिए कि आप जिस कंपनी में काम करते हो क्या आपको उनको डाटा पता है। नहीं पता तो उनको डांट लीजिए थोड़ा सा कि पापा जी क्यों नहीं पता, आप जिस कंपनी में काम करते हो उसका डाटा आपको पता होना चाहिए। हाँ, नहीं तो सिखाइए उनको, कॉमर्स की हेल्प से उनको समझाइए, उनको भी एक पक्का कॉमर्स बनाना है हमको, क्योंकि हम अकेले नहीं ग्रो करेंगे, सबको साथ लेके ग्रो करेंगे, यही तो हमारे कॉमर्स की ताकत है। समझ रहे हो ना ये बात, ध्यान से। और मैं उम्मीद करूंगा कमेंट में आप बता भी सकते हो अगर आपने बात की अपने पेरेंट्स से, तो क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, या वो उनसे हेजिटेट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे नफरत की वजह से होते हैं, हेजिटेट होते हैं, एक शर्म होती है, एक होता है, एक माइंडसेट होता है कि यार पिताजी से क्या बात करें, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। करो बात, फाइनेंस की बातें करो उनके साथ, आपके जो एक्सपीरियंसेस है उनके साथ शेयर करो, क्या पता उनके एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे और इससे आपकी और नॉलेज बढ़ेगी। समझ रहे हो, तो ये सब करना है। तो इंप्लॉइज हो गए। फिर लेंडर, लेंडर वो लोग होते हैं जो लंबे समय के लिए लोन देते हैं, तो उनकी नजर क्या होती है, भाई लंबे समय के लिए लोन दिया है तो इंस्टॉलमेंट थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट आता जाए, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, लंबे समय के लिए लोन इसलिए दिया है कि उसमें हमारी भी कुछ कमाई हो, यानी ब्याज भी आता जाए। तो इसलिए वो लोग देखते रहते हैं कि कंपनीज के सारे इंडिकेटर्स हैं कि नहीं, सॉल्वेंसी रेशियोज में इनकी नजर रहती है। समझ रहे हो ना, तो ये लेंडर्स का काम है। फिर सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, ये आपको क्रेडिट पीरियड पे आपको सामान उधार पे देते हैं, तो इनकी नजर यही होती है कि भाई अगर 30 दिन का क्रेडिट पीरियड तो 30 दिन के अंदर पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब यार ये बहुत किचकिच किचकिच करता है, भाई ये पैसे नहीं वापस करता, क्योंकि वहां से पैसे आएंगे तभी तो इनका काम चलेगा। तो सप्लायर्स क्रेडिटर्स का इन सब पे नजर होती है। क्रेडिट वर्दनेस, ये वर्ड्स लिख सकते हो आप, ये इसमें ध्यान देना पड़ता है। जिसकी अच्छी क्रेडिट वर्दनेस होती है उसको लोन इजीली मिल जाता है, उसको उधार लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। देन आपके पास कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनका आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों के ऊपर ध्यान रहता है। फिर गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, जाहिर सी बात है, टैक्सेशन, सब्सिडीज, सेक्टर, गवर्नमेंट तो काफी सारा प्लानिंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सारे बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो लोग देखते हैं कि कौन सा सेक्टर लो पर चल रहा है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देते हैं, कोई हाई पर चल रहा है तो उससे थोड़ा सा टैक्स बढ़ाते हैं या कुछ करते रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट की भी नजर रहती है ना। और फिर ये भी है कि कहीं फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे हैं और टैक्स बहुत कम दे रहे हैं, ये सारी नजरें रहती हैं। देन पब्लिक ओवरऑल, चाहे आपके यहाँ प्रोडक्ट ले रही है चाहे नहीं ले रही है, उसकी नजर तो रहती है। जैसे अपने यहाँ ही देखो, कुछ है इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट हम यूज करते हैं कि नहीं करते, वैसे कहीं ना कहीं आप कर ही रहे होंगे, मैं भी कर ही रहा हूँ, सब कर ही रहे होते हैं, लेकिन कई ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके बारे में ना हम जानते हैं ना सुना, लेकिन न्यूज में अचानक से कुछ बुरी खबर मिली और लगता अरे अच्छा या फिर कुछ अच्छी खबर सुनी तो खुश हो गए, होता है ना ऐसा बहुत बार। या फिर जैसे मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हो, आप उस कंपनी का कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में उसको एनालाइज कर रहे हो। अगर आपने पैसे लगा दिया कुछ कर दिया तो आप इन्वेस्टर में बदल गए, लेकिन आप एनालाइज तो करते ही हो ना, तो आपको उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। अब तो जब से कोरोना खत्म हुआ है उसके बाद से बूम बगा है मार्केट में, तो हर कोई इस चीज के बारे में जाने लग गया। म्यूचुअल फंड सही है, जिन लोग नहीं जानना चाहते वो म्यूचुअल फंड में डालते हैं, पर म्यूचुअल फंड के जो ओनर्स हैं या जो भी वहाँ पे फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो सारे लोग तो नजर रख ही रहे हैं, है ना। तो ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। फिर मैनेजमेंट, भैया ये तो मेन काम है इनका, तो पॉलिसी बनाने से लेकर फोरकास्टिंग करने से लेकर जितना भी फायदा नुकसान जो भी वजह से हुआ सब कुछ पे इनकी नजर रहती है ना। तो ये सारे हमारे
इंटरेस्टेड वेरियस पार्टीज होती है, इनको इंटरेस्टेड पार्टीज भी कहते हैं या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, है ना। ठीक है जी, चलिए भैया जी, तो यहां तक अपन पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। भैया जी क्या रिलेशनशिप है अकाउंटिंग का विद अदर डिसिप्लिन? तो देखिए वैसे तो आपने 11th में अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स इज आर्ट और साइंस, तो हमें पता चलता है बोथ है, पर यहां पे कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, जैसे विद इकोनॉमिक्स। आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स में भी है ना, बजट बनाना इकोनॉमिक्स में भी है, तो ये उसके साथ भी रिलेट करता है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे आप लोगों को डाटा चाहिए होते हैं, डाटा से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, अकाउंटिंग में भी ऐसा है, तो स्टैटिस्टिक्स का भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के साथ एक मेलजोल होता है। देन विद मैथमेटिक्स, वैसे लोग फन में कह देते हैं हाँ, क्या ही है अकाउंट्स में मैथ्स, मैथ्स सिर्फ इतनी सी है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, नहीं जी उससे ज्यादा है। जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक इक्वेशंस होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे आपको फॉर्मुलेज यूज करने पड़ते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, जहां पे मैथ्स की नॉलेज की बेसिक नीड हो जाती है थोड़ी बहुत, है ना। इनफैक्ट सीए फाउंडेशन में तो मैथमेटिक्स है, समझ रहे हो आप, ठीक है जी। फिर विद लॉ, जाहिर सी बात है आप बहुत सारे एक्ट भी पढ़ते हो, क्योंकि आपको लॉ के साथ भी कंपाइल करना पड़ता है, कोई भी अकाउंटिंग ऐसी नहीं हो सकती जो लॉ के अगेंस्ट चली जाए, तो ऑफ कोर्स लॉ की भी नॉलेज लेनी पड़ती है, तो अकाउंटिंग विद लॉ भी है। देन अकाउंटिंग विद मैनेजमेंट, ये तो है ही, क्योंकि मैनेजमेंट का सारा रोल है अकाउंटिंग में, है ना। अकाउंटिंग का सारा डाटा जो रिसीव होता है, उसके बाद उस पर जो एनालिसिस करना है, जो इंटरप्रिटेशन करना है, जो फोरकास्टिंग करनी है, जो प्लानिंग करनी है, वो सब कुछ इसी पे बेस है। तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का रिलेशनशिप इन सब के साथ भी है। देन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, देखो दुनिया में आए हैं तो कुछ तो पुण्य करना चाहते हैं और कुछ हमेशा ही पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो पाप हो ही जाते हैं। तो यानी यहां पे ये पॉइंट है कि दुनिया में कोई भी है ना, तो जितना उसका फायदा है उसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। तो ऐसे ही अकाउंटिंग है बहुत जबरदस्त चीज, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस अभी भी हैं। तो वो क्या है भैया? सबसे पहली बात भैया जी, ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को तो ध्यान ही नहीं देता। हम जब इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो मैनेजमेंट कितना अच्छा है, इंप्लॉइज का कितना इमोशन बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे टाटा कंपनी है, आप कह सकते हो टाटा कंपनी प्रॉफिट कमाती है, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी है कि इंप्लॉइज सेफर फील करते हैं, इंप्लॉइज उनके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, बट इसकी कोई कैलकुलेशन है क्या? नहीं है। कई जगहों पे मैनेजमेंट डिसीजंस, है ना, इनोवेशंस, हालांकि इनोवेशन की अपनी कॉस्ट निकाली जा सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनीज प्रॉफिट कमा रही होती है, लेकिन उनका जिक्र बैलेंस शीट के अंदर नहीं होता। स्किल लेबर, उसकी वजह से जो बेनिफिट आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं होता, है ना, ये भी पॉइंट है। फिर हिस्टोरिकल डाटा, दूसरा पॉइंट ये कि भाई इसमें डाटा हिस्टोरिकल होता है। आपने जब जिस मशीनरी को खरीदा उस समय जो कॉस्ट है, जरूरी नहीं कि वो आज भी हो, लेकिन आप उसी कॉस्ट के बेसिस पे अकाउंटिंग करते जा रहे हो, तो यानी कि एक लिमिटेशन की तरह सामने आता है। देन इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, मैंने आपको बताया कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने अकाउंटिंग की, उस समय जो प्राइस चल रही थी हो सकता है आगे चल के ऊपर नीचे हो गई, बट आप प्राइस लेवल को चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी अकाउंटिंग अलग से नहीं करते। तो इस वजह से कई बार अकाउंटिंग डाटा जो हमें दिख रहे होते हैं वो एक्चुअली वैसे नहीं होते जैसे दिख रहे होते, तो ये एक लिमिटेशन आ गई। देन उसके बाद डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेशन मेथड्स, है ना, ये सारे अप्लाई किए जाते हैं। बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज है, कई बार एस्टिमेशन करना पड़ता है। कोई सेम सिचुएशन पे प्रोविजन 10% का बनाएगा, कोई सेम सिचुएशन पे प्रोविजन 5% का बना देता है, तो उसकी जो क्लैरिटी है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है ना। मेथड्स है, जैसे अपन अगर डेप्रेशन मेथड की बात करें तो SLM, WDB, अब दोनों मेथड्स में आप कौन सा यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है, तो इसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स होती है, कई बार कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे लिमिटेशंस है, ऐसी और भी बहुत सारी लिमिटेशंस है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, है ना, विंडो ड्रेसिंग ऑफ कोर्स यहां पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम सब ने पढ़ा हुआ है। जब अकाउंटेंट कहता है लेट्स हैव सम फन, जरा मैं भी तो मेकअप करके दिखाता हूं, मेरी मेकअप कैसी है जरा बताओ तो विंडो ड्रेसिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सर्विस, आप में से बहुत सारे लोग अभी बच्चे ही हैं, स्टूडेंट ही हैं, तो उनको लगता है यार अकाउंटिंग पढ़ लेंगे लेकिन कहां जॉब मिलेगी, कुछ है भी इसके अंदर, कुछ होता है क्या, क्या क्या स्कोप्स हैं इसके अंदर? तो देखो दुनिया में बहुत सारे स्कोप है। देखो एक सीधी सी बात है, मैंने कहा है सभी को मेरी पहली वीडियो से लेकर कि अकाउंट्स मतलब, या मैं अकाउंट्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कॉमर्स मतलब दुनिया। तो कॉमर्स जो है वो पूरी दुनिया में है, और कॉमर्स में अकाउंट्स आता ही आता है, अकाउंटिंग है ही, तो दुनिया ही होगी ना। तो दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है तो वहां अकाउंटिंग का रोल होगा ही होगा। मान लीजिए किसी ने कुछ रिसर्च करके कुछ नया इन्वेंशन किया, पर जब वो दुनिया तक पहुंचाएगा उसको कॉमर्स की जरूरत ही आएगी, और कॉमर्स की जरूरत आएगी तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का हिस्सा आएगा ही आएगा। तो अकाउंटिंग बोले तो दुनिया, कॉमर्स बोले तो दुनिया, जहां जहां पर है सब जगह स्कोप ही स्कोप है। कई लोग कहते हैं कि यार साइंस कर लेते तो ये हो जाता, ये हो जाते, नहीं, आप खुद से सोचो ना, अगर आप साइंस करते तो साइंस के सब्जेक्ट चूज करते ना, आप कॉमर्स में क्यों जाते? तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि
पता है साइंस वाले कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपने 2 साल कहीं पे मेहनत लगाई, अगर आपको वो पसंद था तो आप आगे कंटिन्यू करोगे, नहीं पसंद था तब कहीं और जाओगे, तो फिर उस मेहनत का कोई वैसा नहीं हुआ ना, तो वो तो फिर वेस्ट हो गया वो नॉलेज। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कभी कोई नॉलेज वेस्ट नहीं होती, क्योंकि आप जब भी किसी चीज में मेहनत करते हो तो ऑफ कोर्स आपको उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने काफी टाइम खेलने पे गुजारा, मगर इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं खिलाड़ी नहीं बना तो मैं बेकार हो गया, नहीं, आपकी फिजिकल फिटनेस बनती है। जैसे आप लंबी लंबी क्लासेस लेते हो, या फिर कई बार आप कई चीजें बहुत जल्दी कर लेते हो, तो ये सारी चीजें होती है। तो इसलिए यहां पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे पास, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे मिलते कहते हैं भैया साइंस में तो बहुत सारा स्कोप है, कॉमर्स में नहीं। मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग का स्कोप देखो, फिर कॉमर्स की स्कोप की आप खुद सोच सकते हो। तो सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई अगर किसी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, किसी भी कंपनी को अपनी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, लीगली है वो, तो बुक्स तो बनानी ही पड़ेंगी। तो कौन बनाएगा? जो अकाउंट्स की समझ रखेगा। फिर स्टैट्यूटरी और इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी यानी साल के आखिरी में एक ऑडिट होता है, वो मेन ऑडिट होता है, उसमें पूरी चेकिंग होती है। मतलब मैं ऐसे कर रहा हूं, मतलब मैं नहीं, सीएस आप सब, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट मिलेगा तो आप सब यहां पर जाओगे। और स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक अलग मजा होता है, बहुत अच्छी फील आती है वहां पर, और थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है कि ध्यान देना पड़ता है हर छोटी छोटी बारीकी के ऊपर। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, जिसमें जो सीएज होते हैं वो जाकर कंपनीज में ऑडिट करते हैं, या कहीं भी बैंकिंग सेक्टर जहां जहां पे जो जो टाइप का बिजनेस होता है वहां पर ऑडिट करते हैं। ये साल में एक बार होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंटरनल ऑडिट यानी कंपनीज खुद अपना ऑडिट भी करती रहती हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग हैं, डायरेक्टर्स अलग बैठे हैं, कंपनी बहुत बड़ी हो गई, कौन कहाँ नीचे घपला कर रहा है किसी को क्या पता। तो इंटरनल ऑडिट्स भी टाइम टू टाइम पे होती है, ताकि इंटरनल चेक बना रहे। तो इसमें भी स्कोप है भाई। ऑडिट करने कौन जाएगा? वही ना जो अकाउंट्स की समझ रखता है। फिर टैक्सेशन में है, क्योंकि वहां अकाउंटिंग आती है भाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब जाओगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे, वो सब दिखाओगे, तो अकाउंटिंग का ही तो रोल है। जिसको अकाउंटिंग की समझ है वही तो वहां प्रेजेंट करेगा, रोल है भैया। कंसल्टेंसी सर्विस, बहुत सारी आप कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइस दे सकते हो आप, है ना, इंश्योरेंस वालों को दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट की दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, सब कर सकते हो। बहुत सारी अदर सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको, अगर आप इस सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होते हो, बेहतरीन होते हो, तो आपको बहुत सारी जॉब मिलेगी। जॉब का कोई झंझट नहीं है ना। बस ये हो जाता है कि कई बार आप वो जॉब करना चाहते हो कि नहीं ये नहीं पता, पर जॉब्स बहुत सारी हैं, क्योंकि वो फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बारी। तो ये बताइए, थ्योरी अपन ने पढ़ ली फटाफट फटाफट फटाफट, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ताकि पता तो चले जो थ्योरी पढ़ी हो सही से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। चलिए तो शुरू कर रहे हैं अपन, है ना, ठीक है। सबसे पहले बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद। अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूं तो वो किससे कंसर्न होता है? बुक कीपिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जरा सोचिए। और देखो मैं ये कहूंगा कि ना आप इसका आंसर खुद से दोगे ना तो मजा आएगा। अगर आप इसका आंसर खुद से दोगे तो मजा आएगा। सोच लिया क्या आपने? चलिए बहुत ही सिंपल है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, डिजाइनिंग द सिस्टम्स इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द डाटा। मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए आता है, यानी कि 4 स्टेप्स इसके अंदर। उसके बाद वाली चीजें अकाउंटिंग के अंदर आती हैं, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस भी होता है, ठीक है जी। तो दिस वन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपने आंसर दिया होगा। कोई यहां पर फंस के ये पूरे को देख के इसको ना टिक कर दिया हो, ठीक है ना। अगला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, इसमें से सारे फंक्शंस अकाउंटिंग के एक को छोड़कर। तो देखो अब यहां पर ना थोड़ा सा आपको डाउटफुल हो सकता है, तो मैं बता रहा हूं आपको अकाउंटिंग की बात कर रही है ना, अकाउंटिंग की बात कर रहा है। तो जो अपने 7 स्टेप्स थे ना, तो 1 2 3 4, चलो मैं वहां दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आती है। ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये जो अपने 4 स्टेप्स हैं, है ना, ये आपके लिए बुक कीपिंग का पार्ट है, ठीक है जी। ये किसका पार्ट है? बुक कीपिंग का। ठीक है, ये आपका बुक कीपिंग का पार्ट है ना। इसके बाद वाले जो पार्ट्स हैं इन सबको मिला दिया जाए तो फिर इसमें हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो बेसिकली हम अगर क्योंकि इसको बुक कीपिंग में कह रहे हैं तो इसको अपन अकाउंटिंग में काउंट करते हैं ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अकाउंटेंसी में ये सब कुछ प्लस जो भी आप सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हो उन सबको जोड़कर अकाउंटेंसी बनता है ना। 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज, अगर कोई साइंस का या कोई है तो आप वन शॉट देखिए, आपको फील आएगी, है ना। कॉमर्स वाला चैनल है, प्लेलिस्ट ऑप्शन में क्लास 11th भी मिलेगी आपको, क्लास 12th भी मिलेगी, है ना। और हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी। तो जो सीए में कॉमन है आप वहां से उसको देख सकते हो और अपनी तैयारी को एक स्टेप और आगे लेकर जा सकते हो। चलिए ठीक है जी। तो अकाउंटिंग, तो जाहिर सी बात है डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्टिंग कहां आया? 4 स्टेप के बाद आया। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, समराइजिंग का पार्ट है। तो यानी लेजर पोस्टिंग जो है, रिकॉर्डिंग,
चौथा स्टेप था ना हमारा क्लासिफिकेशन, चौथा स्टेप रिकॉर्डिंग के बाद जो क्लासिफिकेशन था। तो लेजर पोस्टिंग हमारा किसका पार्ट हुआ? बुक कीपिंग का। बाकी दोनों तो अकाउंटिंग के पार्ट हुए। तो इन्होंने बोला अकाउंटिंग का पार्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी कि कौन नहीं है। तो जाहिर सी बात है लेजर पोस्टिंग इज द राइट आंसर। आई होप कि आपने ये आंसर दिया हो, वरना कई लोग फोरकास्टिंग को नया वर्ड सुनते हैं, नया वर्ड है तो एक होता ना क्या कहते हैं अपन उसको, कि नए वर्ड को ही सीधा हुआ समझ लेते हैं कि हाँ ये मैंने सुना हुआ नहीं लग रहा, चलो इसको टिक कर देते, तो वो गलत हो गए होंगे। अब देखो सही और गलत आप खुद जज कर सकते हो अपने आप को, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। चलिए अगला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंसीडर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कंसीडर नहीं करते? एसेट्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, लायबिलिटी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्रेस इन नॉन मॉनेटरी टर्म। तो ये तो भैया जाहिर सी बात है नॉन मॉनेटरी है, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमारे को जब भी आपको अकाउंटिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो नॉन मॉनेटरी तो हो ही नहीं सकता। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर नॉन मॉनेटरी तो आप उसको करोगे कैसे? ठीक है जी, आपको उसको टर्म्स में कंक्लूड करना चाहिए, उसकी मनी वर्थ होनी चाहिए, मनी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये आपको क्या करना है भैया, अगर आप ऐप पर हो तो ऐप में आप कमेंट करोगे यूनिट 1 होमवर्क और उसका आंसर, फिर यूनिट 2 जैसे जैसे मैं आपको होमवर्क देते जाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। और जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं यूनिट 1, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। और फिर अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हो और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि हाँ यार इसका आंसर सही है ये वो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क है। चलिए अगला यूनिट, अगला यूनिट क्या है भैया जी? तो अगला यूनिट है हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है जी, तो ये हमारा अगर आपको पता हो तो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो ये हमारा सेकंड चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है जी, चलिए तो इसके अंदर क्या है भैया जी? तो सबसे पहले तो समझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब बेसिक सी चीजें हैं कि अकाउंटिंग करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस पता होनी चाहिए ना, कोई तरीका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कुछ और बना रहा है कोई कुछ और बना रहा है, तो कुछ यूनिफॉर्म होने चाहिए जो सबके द्वारा एक्सेप्ट की जाए, सबके द्वारा अप्लाई की जाए। तो वो रूल्स रेगुलेशंस, वो ही सारी चीजें प्रिंसिपल हैं जो अकाउंटिंग करने में मदद करती हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए, इज अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस, एज अ गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन और प्रोसीजर वेयर अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट। तो ये एक तरीके के गाइड भी है कि भैया बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं तो उसमें आपको क्या चूज करना चाहिए। ये आपको तरीके बताते हैं कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए। ये सब समझाने वाली जो तरीके हैं वो अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। ठीक है जी, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अच्छा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो प्रकार के होते हैं, कॉन्सेप्ट और एक कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट का मतलब है वो सारे प्रिंसिपल्स जो यूं ही चेंज नहीं हो जाते, उसके अपने रूल्स होंगे, अपना वक्त आएगा तभी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होते, मोस्टली वो स्टैटिक रहते हैं। कन्वेंशंस वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो समय के अनुसार एक्सपीरियंस के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। जैसे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, किसी के लिए कोई मटेरियलिटी चीज हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती है। तो ये डिफरेंस है। अभी हम प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे, अगर कोई नया है तो मैं उनको बताता हूं, अभी हम प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे। मगर एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि मान लीजिए मुझे लगता है कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और को लग सकता है कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यानी यहां पे कुछ चेंजेस की आशंकाएं हैं, कुछ उम्मीद है कि यहां चेंजेस किए जा सकते हैं, तो उनको हम कन्वेंशंस कहते हैं। और जो मेनली सेम टू सेम रहते हैं उनको हम कॉन्सेप्ट में कहते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहलाते हैं। नाउ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, क्लास 11th में भी आपको याद दिलाया था, और अब आपको प्रूफ भी आ जाएगा कि भैया जी आपके पास 3, अगर कभी भी कोई आपसे सवाल पूछ ले, और ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम से नहीं पढ़ा होता है, कि भैया जी 3 फंडामेंटल एजम्पशंस कौन से हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है 3 फंडामेंटल एजम्पशंस हम हमेशा अलग पढ़ाते हैं और अदर प्रिंसिपल्स हम हमेशा अलग पढ़ाते हैं ना। तो ये 3 है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये 3 आपकी अकाउंटिंग में होने ही चाहिए, ये बेसिक है। भैया ये है क्या, एक एक करके बताते हैं। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया आप हमेशा बिजनेस इस उम्मीद से करोगे कि आप चलते रहोगे, क्योंकि अगर आप चलते रहोगे तभी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आता है, अदरवाइज आएगा ही नहीं। तो आप हमेशा बिजनेस इस पर्पस से करोगे कि मैं हमेशा करता रहूंगा, प्रॉफिट कमाता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, गोइंग रहूंगा। समझ गए? अगर आपको लगता है कि भैया जी आप नहीं चल पाओगे, आपका बिजनेस बंद होने वाला है, तो उस समय अकाउंटिंग अलग तरीके से की जाती है। तो इसीलिए बिजनेस में हमेशा यही होता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं सीए में घुस गए हैं तो हम करेंगे, उम्मीद यही है, हार्डवर्क इसी तरीके की होगी, ना हो, या मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ऐसा कोई भी ना हो जिससे ये ना हो, है ना। ठीक है जी, जैसे लेकिन 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 अगर ना भी हो तो भी हमारी उम्मीद, हमारी कोशिश तो इसीलिए कि हम कर लेंगे, ये हमारा पॉइंट है। तो यही बिजनेस का पॉइंट है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि आप बिजनेस करोगे तो इस उम्मीद से करोगे कि बिजनेस आप रेगुलरली चलाते रहोगे। ऐसा नहीं है कि ये इस तारीख को बंद होने वाला है या इस तारीख को ऐसा हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंसी, यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई प्रिंसिपल चूज किया है ना, तो आप उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे। जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन में आपने मेथड चूज किया, दो मेथड्स होती हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी। तो एसएलएम मेथड अगर आपने चूज किया तो उसी को आप रेगुलरली लगाओगे। ऐसे नहीं कि आज एसएलएम करते हैं, कल डब्ल्यूडीवी करेंगे, फिर एसएलएम करेंगे, फिर डब्ल्यूडीवी करेंगे, मतलब ईयर आफ्टर ईयर चेंज। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद थर्ड है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया जी अगर ट्रांजैक्शन हो गया है, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले, इट इज इररिस्पेक्टिव, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो आपको उसकी एंट्री करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने ऑर्डर दिया, मैंने कहा ओके ठीक है तैयार हूं मैंने सेल्स उसको भेज दिया, तो वो सेल हो गई, भले ही उसने मुझे पैसा नहीं दिया, अभी पैसा आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन अगर सेल के लिए मैंने उसको सामान भेज दिया है, दैट मीन्स कि सेल मैं बुक कर दूंगा। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने मुझे पैसे भेज दिए, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन तो है, उसने मुझे पैसे भेज दिए, पर मैंने उसको सामान नहीं भेजा, तो जब तक मैंने उसको सामान नहीं भेजा तो फिर काहेगा सेल, तो मैं उसे सेल नहीं मानूंगा। मैं एडवांस में पैसा रिसीव हुआ वो उसकी एंट्री कर दूंगा कि भाई एडवांस में पेमेंट रिसीव हुई, बट दैट विल नॉट कॉल एज सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। ऐसे ही पेमेंट में भी है कि जब तक एक्सपेंस में भी है कि जब तक खर्चा हो ना जाए। जैसे कोई इंप्लॉय आया मेरे यहां काम करके चला गया, अब मैंने उसको पैसा नहीं दिया, तो क्या वो खर्चा नहीं है? नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कहती है हाँ भैया तो पैसे नहीं दिए तो पैसे तो मेरी जेब में है, कहां खर्चा है, कल को मैं ना चुकाऊं तो। भैया बिजनेस ऐसा नहीं चलता ना, अगर आज आपने पैसे नहीं चुकाए तो कल आपका बिजनेस चलेगा क्या? 2 दिन धोखेबाजी कर लोगे ना, फिर बंद। तो बिजनेस में जब प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं तो ये ध्यान में रख के किया जाता है कि अगर किसी ने आपके लिए कोई काम कर दिया, आपने पैसे आज नहीं दिए पर कल तो दोगे ना, कल तो दोगे, तो भैया जी उसकी अकाउंटिंग करो, उसको एक्सपेंस मानो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। चलिए अब और भी है, तो सबसे पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट। भैया ये एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ओनर और मैनेजमेंट जो है ये दोनों अलग अलग, यानी ओनर और बिजनेस जो है ये दोनों अलग अलग है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से। इसमें एक बात ध्यान रखना कि अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से ये डिफरेंट है, ठीक है जी, डिस्टिंक्ट बोलते हैं, है ना, ठीक है जी। तो आपने अगर ओनर ने आपको कुछ दिया तो उसकी भी अकाउंटिंग करोगे, कैपिटल कहते हैं उसको। आपसे अगर ओनर कुछ लेकर गया पर्सनल खर्चे के लिए तो ड्राइंग्स है तो उसको माइनस भी करोगे। तो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। देन उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये तो हमें पता ही है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, नॉन मॉनेटरी को नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फिर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, इसको अपन अकाउंटिंग पीरियड भी पढ़ते थे, अगर आप लोगों को 11th क्लास याद होगी तो। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यानी कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर रहे हो। नॉर्मली यूजुअली ये 1 ईयर माना जाता है ना, यूजुअली क्या होता है ये 1 ईयर के बेस पर होता है, यानी कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, जब भी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करोगे तो यूजुअली एक पीरियड के बाद आप रिजल्ट देखोगे, आपकी बैलेंस शीट बनाओगे, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आप देखोगे आपने क्या पाया क्या खोया, कितनी आपकी वैल्यूएशन है ना, कितनी आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन है। फिर एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको यहां पे रिपीट करा दिया है। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने इस ईयर किए तो इस ईयर के रेवेन्यू से वो मैच होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंसेस इज ऑलवेज इक्वल टू रेवेन्यू, कई बच्चे इसको ऐसे पढ़ लेते नहीं। कहने का मतलब है कि अगर इस साल का आपने खर्चा लिया है तो इस साल का रेवेन्यू आप लोगे। जैसे लेट सपोज कोई मेरे पास आया, मेरा काम करके चला गया, ठीक है जी, तो भैया मैंने उसको पैसे नहीं दिए पर मुझे एक्सपेंस बुक करना है। ऐसे ही मैंने सामान इसी साल भेज दिया था, भाई मेरी सेल हो गई, मैंने सेल बुक कर दी, अब पैसा बाद में आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बाद में आएगा तो आप इसको रेवेन्यू को बाद में रिकॉर्ड करोगे, नहीं, आपने सामान भेज दिया था, आपने अपने हिस्से का काम कर दिया तो आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, तो यानी कि आपको इसको सेल्स मान लेना है। तो मैचिंग प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि जिस साल के एक्सपेंस है उसी साल के आपको रेवेन्यू लेने हैं। ऐसा ना हो कि भैया जी खर्चा पिछले साल हुआ था, पैसे मैं इस साल पे कर रहा हूं तो मैं इस साल एक्सपेंस कहूंगा, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है जी। मैचिंग प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है कि भैया रेगुलरली चलते रहो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि जब भी आप कोई भी चीज पे खर्चा कर रहे हो तो जो आपकी प्राइस लग रही है आप उस कॉस्ट को लिखोगे। मान लीजिए मैंने आज खर्चा किया, ठीक है, मैंने बिल बना लिया 50,000 रुपए का, 1 महीने बाद पता चला कि वही चीज 70 की हो गई, तो क्या मैं कॉस्ट 70 मान लूं? नहीं। क्या मैं कॉस्ट 40 मान लूं? नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपने जितने में खरीदा आपको करो, क्योंकि आप भी देखते होंगे कई जगह अपन जाते हैं तो अपन देखते हैं कि एक आदमी को उसने 500 में बेच दिया कोई चीज, मैं कहता हूं भैया देखो यार 480 लगा लो यार तो ले लेंगे, फिर कहता नहीं 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 हम यूं करते हैं, वो हमें दे देता है, तो मेरे लिए कॉस्ट 480 होगी कि 500 होगी? 480 होगी ना। तो ये पॉइंट है कि भैया जिस कॉस्ट पे आपको मिला है आप उस पे ही उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है जी। फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है जी। ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी होता है क्योंकि रियलाइजेशन हो सकता है आप में से कई लोगों ने ना सुना हो, ठीक है जी।
यानी कि रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज होगा आप उसको तब रिकॉर्ड करोगे। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते थे मैचिंग प्रिंसिपल में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, एक्रूअल में। तो एक्रूअल मेन है, वो बेसिक प्रिंसिपल है। मैचिंग का मतलब है रेवेन्यू का एक्सपेंस से मैच होना, सेम ईयर के होने चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब है अगर मैं सेल रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो कह रहा है कि भैया किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करो, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जब रेवेन्यू जनरेट हुआ है तब ही आपको उसको रेवेन्यू मान लेना है। इट डजंट मैटर कि पैसे आज आपको मिले कि नहीं मिले। अब बच्चों को लगता है भैया तो सेम ही बात हो गई, नहीं, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में रेवेन्यू एंड एक्सपेंस है, ठीक है जी, एक बेसिक डिफरेंस है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, चाहे कोई भी हो आपको यही रूल फॉलो करना। और ये मेन है, इसी छतरी के अंदर आ गया आपका मैचिंग, जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस सेम ईयर के होने चाहिए, सेम ईयर के होने चाहिए, इक्वल नहीं, सेम ईयर के होने चाहिए। देन उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी सिर्फ अगर मैं सेल की बात करूं, सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड बात करूं, तो फिर वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है भैया जी। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में होगी उसके हमेशा दो एस्पेक्ट्स होंगे, हमेशा दो एस्पेक्ट्स होंगे। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। और इसमें फिर एक और चीज होती थी, एक इक्वेशन आती है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हमेशा इस पर इंपैक्ट पड़ेगा और ये हमेशा इक्वल ही आएंगे। जैसे मान लीजिए ओनर आया, साथ में कुछ लाया, बिजनेस के अंदर उसने कुछ लगाया, तो भैया वो अगर पैसा ला रहा है तो कैश बढ़ा, कैश मेरा एसेट होता है, और क्योंकि ओनर ला रहा है तो मेरी कैपिटल भी बढ़ी। तो मान लीजिए कैश में 50,000 आए तो 50,000 एसेट, 50,000 कैपिटल इक्वल्स। तो भैया जी एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा ही होगा, चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसी का दूसरा वर्ड है प्रूडेंस, है ना, आप ये भी सुनते हो। हालांकि इसके अंदर और भी चीजें आ गई। अब जब आप सीए में जाओगे तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर 2-3 पॉइंट्स आते हैं, अपन नॉर्मली कर रहे हैं तो इसलिए अपन वैसे चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता था भैया कि अगर आपको लगता है कि कहीं किसी ट्रांजैक्शन से आपको लॉस होने वाला है, आपको लग रहा है, तो फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, आप उसकी एंट्री कर लो। अगर फायदे का चांस है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है जी। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी चीज का प्रोविजन बनाते हो तो तभी बनाते हो जब आप सर्टेन नहीं हो कि यार ये होगा ही या इतना एग्जैक्ट ही होगा, बट आपको लगता है कि हाँ यार लॉस की कंडीशन बन रही है, तो फिर आप उसको बुक कर लो। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें ये बात बोली गई है, तो वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बोली गई है। वैसे कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अंदर आता है, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी, ये अपन पहले डिसाइड पढ़ चुके हैं कि भैया अगर आपने कोई मेथड, कोई पॉलिसी ली है, एक्सेप्ट की है उसको, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करो, ये नहीं कि आज ये, आज वो, कल वो, फिर परसों वो, ठीक है जी। देन उसके बाद मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, तो मटेरियलिटी तो अपना अलग हो जाता है थोड़ा सा। मटेरियलिटी का मतलब है कि ऐसी कोई बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपको जरूर बतानी है अपने मैनेजमेंट को। अब मटेरियलिटी किसी के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो 1 लाख का रिवेन्यू कर रही है, ठीक है जी, और उसके यहां पे 10,000 कोई खर्चा हुआ, तो वो कितना परसेंट है, 10% है। लेकिन यहीं पर अगर कोई 10 करोड़ की कंपनी है, उसके यहां 10,000 कोई खर्चा हुआ, तो क्या वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी जो सबको बताई जाए? नहीं ना। लेकिन 1 लाख वाले के लिए 10,000 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10% उसकी एक ही जगह से कॉस्ट आ रही है। तो ये होता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कि भैया जी कोई चीज अगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो वो आपके यूजर्स को पता होनी चाहिए, तो वो बात आपको बतानी है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़ा होगा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। उसमें कई लोग सोचते हैं कि भैया जी ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी, ठीक है जी, फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि आपको जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसको डिस्क्लोज करना है। मटेरियलिटी का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन बहुत इंपैक्टफुल है उसको बताना है, अलग से बताना, उसको अलग से हाईलाइटेड दिखाना है, उसको अलग से हेडिंग में दिखाना। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एक तरीके का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, और प्रिंसिपल्स ही कुछ कॉन्सेप्ट में, कुछ कन्वेंशंस में, जो समय अनुसार थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, वो कन्वेंशंस के अंदर आते हैं, जो मोस्टली चेंज नहीं होते वो कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। चलो भैया जी हो गया। अब हो गया तो फिर कुछ सवालों का सिलसिला लाया जाए। तो अच्छा हाँ, एक और पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। हालांकि 11th क्लास में आपने इसको चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, यहां पर ये यहां के अंदर आता है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भैया? अभी तो हमने लिमिटेशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए वो उसकी लिमिटेशन है। तो यहां कौन सी आ रही है? ये अलग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वाले नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपने 11th में पढ़ा हुआ होगा। इनके जो मेन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 4 होते हैं: अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंट, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, ठीक है जी। ये 4 हैं, ये बेसिक हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो चारों अपन पढ़ रहे हैं ये बेसिक हैं। अगर कभी भी आपसे कोई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करे कि अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये आपके बेसिक हैं। सबसे पहले तो इन्हीं का नाम आएगा। बेसिक का मतलब जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए,
है ना, सामने वाला उसको अंडरस्टैंड कर पाए, जो भी आपका यूजर है वो उसको समझ तो पाए। दूसरा, वो रेलिवेंस होना चाहिए, यानी जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें होनी चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, यानी कोई भी फालतू इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, झूठी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फिर कंपेरेबल होना चाहिए, है ना, अगर आपकी पॉलिसी हमेशा चेंज होगी तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे खुद का इस ईयर का कंपैरिजन पिछले ईयर से या उसके ईयर से, या अपनी फर्म का किसी दूसरे की फर्म से कंपैरिजन होने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। उस तरीके से आपको बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, यानी उस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है। तो ये 4 बेसिक्स होते हैं। अब आपको सीए में थोड़े से अलग अलग चीजें मिलेंगी, जैसे कि मटेरियलिटी, फेथफुल प्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस, full, fair and adequate disclosure and completeness are the important qualitative characteristics of the financial statement। अगर कोई आपसे बेसिक मांगेगा तो वो ये 4 है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। उसके अलावा आप सीए में कुछ और भी पढ़ोगे, जैसे कि भैया जी कुछ जो इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि जरूरी ये नहीं है कि फॉर्म में क्या है, जरूरी ये भी है कि मेन सब्सटेंस क्या है। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेरे को घर से किसी के साथ डील करनी है, ठीक है जी, मुझे डील करनी है। अब घर पे ओनर के पास साइन होने के लिए गया हुआ है वो, ठीक है, मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं घर खरीदना चाहता हूं और मैं रेंट पे रखना चाहता हूं, ऐसे मान लीजिए आप। अब वो ओनर के पास रेंट एग्रीमेंट साइन होने के लिए गया हुआ है, लेकिन मैंने घर पे रहना चालू कर दिया है। अब ओनर कहीं छुट्टी गया होगा या कहीं होगा तो वो साइन नहीं कर पाया। अब इस हिसाब से देखा जाए कि कल को कुछ भी होता है तो उस बिल्डिंग के लिए तो ओनर को ही पकड़ा जाएगा। लेकिन सच ये है कि मैं वहां रह रहा हूं, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि फॉर्म के हिसाब से अगर आप जाओगे तो कुछ और पाओगे, लेकिन एक्चुअल में कुछ और है, तो एक्चुअलिटी को कई बार देखना पड़ जाता है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला एक कॉन्सेप्ट है। मटेरियलिटी, मैंने अभी आपको बताया कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में मटेरियलिटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भैया जी अगर कुछ मटेरियल चीज है जो इन्फ्लुएंस कर सकती है आपके इन्वेस्टर्स के डिसीजन को, तो वो बात उसको बतानी ही चाहिए। तो ये है ना। प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपको कुछ लॉस होने वाला है तो आप उसको प्रेजेंट कीजिए। तो ये कुछ नई चीजें हैं, नए वर्ड्स हैं जो आपको सीए में मिलेंगे, ये हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो बेसिक यही है, अभी भी बेसिक अभी भी यही है। ये उसके बाद के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। देन उसके बाद सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। तो एक सवाल कर लेते हैं भैया जी, देखिए क्वेश्चन, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। अगर आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या किसको ध्यान देता है, रेलिवेंस को ध्यान देता है, कंपेरेबिलिटी को ध्यान देता है। तो जाहिर बात है रेलिवेंस मतलब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्लियरली का मतलब हुआ अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है, ठीक है जी। तो क्लियरली में क्या आएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगा। अब देखो यही है, कितना कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन है नहीं कंफ्यूजिंग है, इसमें बस छोटी सी बात ध्यान देनी है कि क्लियर होगा तभी तो अंडरस्टैंडेबल होगा, है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे इन्हीं सब चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। और एक एक वर्ड कभी भी ना, अगर आप तीनों में कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ऐसे वालों में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं आपको कि अगर आप कभी किसी चीज में कंफ्यूज हो जाओ तो बाकी ऑप्शंस को थोड़ा इवेल्युएट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया आप गलती कहां कर रहे हो। समझ रहे हो जी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ जाएं, है ना। चलो भैया अगला सवाल, ऑल दी फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। भैया ये सारे आइटम्स में फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हो रहे हैं, एक्सेप्ट भैया किस में नहीं हो रहा। तो कंसिस्टेंसी, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, वेरी सिंपल भैया, बिजनेस एंटिटी हमारे अदर प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है ना। फंडामेंटल में हमारे पास 3 ही है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। तो कंसिस्टेंसी और गोइंग कंसर्न तो है ही, एक्रूवल नहीं है, यानी दिस इज द आंसर। और प्लीज कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप खुद दे पाओ, वीडियो पॉज करो, आंसर्स दो, फिर आगे बढ़ो, फिर वीडियो पॉज करो, फिर आंसर दो, है ना, ताकि ज्यादा अच्छा लगे आपको। नाउ 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो देखो अब यहां पे क्या क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी और मटेरियलिटी, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी और न्यूट्रलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आंसर अपने आप से देखिए। अब मैं आपको, आपने जो भी सोच लिया आंसर सोच लिया, चलिए देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि बेसिक में आपके यही आते हैं, यानी प्राइमरी आपकी यही 4 है, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो, है ना। तो यानी कि ये 4 जहां पर होंगे वो बेसिक होगा, बाकी तो ये अदर्स में आ गए, यानी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इन 4 के बाद वाले में है। और यहां पर इसने क्वेश्चन में हमसे प्राइमरली पूछा है, तो प्राइमरली में अगर आप देखोगे तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रेलिवेंस और रिलायबिलिटी दोनों ही बेसिक वाले हैं, है ना, समझ गए। अब इसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी तो है लेकिन मटेरियलिटी दूसरे वाले का है। इसमें न्यूट्रलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी है, न्यूट्रलिटी अपना दूसरे का, न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल रहना, अपने हिसाब से पहले से कुछ पूर्वाग्रह ग्रसित होकर कोई अकाउंटिंग आपको नहीं करनी है, अनबायस्ड एक तरीके से, ठीक है जी, ये पॉइंट है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। आप लोग खुद भी बता सकते हो कि कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, कमेंट में ये भी बता सकते हो। इससे अच्छा लगता है ना, आपको भी एक फील आती है कि यार मैंने किसी को बता दिया है,
होता है ना कई बार कि यार हाँ, तो अपने को ना वो चीज याद रहती है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। नाउ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, तो लाइफ टाइम से रिलेटेड है, यानी कि टाइम टू टाइम। तो अगर आप देखो तो कंजर्वेटिज्म मैचिंग नहीं, अकाउंटिंग पीरियड। अब इसमें आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया जी कंजर्वेटिज्म भी तो पूरे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम चलते रहना चाहिए। नहीं, बेसिक पॉइंट ये है कि वो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड आपसे सवाल मांग रहा है, ठीक है जी। तो कितने टाइम पे करना है, तो एक साल नॉर्मली माना जाता है, बाकी अपने हिसाब से भी कोई चेंज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली 1 साल चलता है अपने यहाँ, सबको पता है। तो अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत वो आता है जिसको पीरियोडिसिटी बोला हुआ था प्रिंसिपल्स में। देखिए कहां गया, ये रहा, ठीक है जी। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, है ना, ये एक ही है ना, इसमें और तो नहीं है, हाँ एक ही है। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, जरा इसका आंसर आप खुद से सोच के बताइएगा। तो यूनिट 2 में आपके पास ये वाला सवाल होमवर्क में है, ठीक है। चलिए यूनिट 3 पे चलते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। भैया जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप रिसर्च करोगे तो मोस्टली झगड़े इन्हीं चीजों पे हैं कि कौन सी चीज को आप कैपिटल नेचर का मानोगे, कौन सी चीज को आप रेवेन्यू नेचर का मानोगे। पूरी अकाउंटिंग में झगड़ा ही इसी पॉइंट को लेकर है। और देखो कितना छोटा सा है ये, 4 वर्ड्स हैं इसके अंदर, यही सारा झगड़ा क्रिएट करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है कैपिटल नेचर की, एक होती है रेवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर का पेमेंट है और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट, ठीक है जी। और रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है और रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। तो यहां पर हमारे पास एक्चुअली में 2 चीजें आ जाती हैं जब हम कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है जी। तो कैपिटल में आपके पास 2 बातें आ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है जी। फिर रेवेन्यू नेचर के आइटम आ गए। रेवेन्यू नेचर में भी 2 चीजें आ गई आपके पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले रेवेन्यू का कर लेते हैं, बहुत इजी होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस ये 1 ईयर और उससे कम देने वाले बेनिफिट्स हैं, ये मेंटेनेंस के ऊपर होते हैं, यानी कि आप कोई चीज को मेंटेन करना चाहते हो, जैसे आप इंप्लॉइज को खर्चा देते हो, है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कोई खर्चा करते हो, या कोई मशीनरी पे आप रिपेयरिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप उसको मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, ठीक है जी। इससे कोई एनहेंसमेंट नहीं होता। तो इस टाइप के जो भी आपने खर्चे किए ये सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो भी आपने रेवेन्यू लिया है, जैसे सेल करके कोई भी आपने इनकम जनरेट की है, ठीक है जी, और ये इनकम आपकी विद इन 1 ईयर वाली है, ठीक है जी। तो ये विद इन 1 ईयर वाली है, यानी कि अगर मैं बात करूं विद इन 1 ईयर की, तो अगर आप खर्चा कर रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर आप रिसिप्ट कर रहे हो तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये नॉर्मली आपके डेबिट साइड होता है पीएनएल के, अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना रहे हो तो, और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना रहे हो तो मतलब खर्चे की साइड होता है ना। तो ये हो गया भैया, ये आपके लिए क्रेडिट साइड आ रहा होता है ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट के, ठीक है। और या तो फिर आप इनकम में लिखते हो, रेवेन्यू एंड अदर इनकम करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मेट बनता है, ठीक है। अब जो झगड़ा आता है वो यहां पर आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये मोर देन 1 ईयर का खर्चा है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई ऐसा खर्चा जो आपका 1 साल से ज्यादा तक बेनिफिट देगा। सबसे पहली बात यहां पे क्या वर्ड देखने हैं कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर आप किसी कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज होने वाली है, लाइफ इंक्रीज होने वाली है, या ये इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, ठीक है जी। या फिर आप किसी तरीके से इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, ठीक है जी। आप क्या करो, कोई खर्चे की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, यानी कि उसमें जो उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो आपका बढ़ रहा है, या फिर आपको उस पर लगाने के बाद उसकी लाइफ आपकी बढ़ रही है, या फिर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई खर्चा, जैसे कि मान लीजिए मैं एक कार खरीद के लाया, कार को मैं रेगुलरली रिपेयर कर रहा हूं, तो रेगुलरली रिपेयर करना तो कार का एक नॉर्मल खर्चा है। लेकिन अगर मैं कार का इंजन ही बदल रहा हूं तो इंजन के बगैर तो कार नहीं भैया, डब्बा है वो, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो, या फिर जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदते वक्त मैंने खरीद लिया, वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन अब जब मैं बिल्डिंग खरीद के पेंटिंग वेंटिंग कर रहा हूं तो फिर वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हर साल दिवाली में भी लोग करते हैं अपने यहाँ। लेकिन अगर मैं बिल्डिंग देख रहा हूं और उसमें पेंट वेंट नहीं है, मैंने कहा भाई इसकी पेंट वेंट करा दो, तब मैं इसका खरीद लूंगा, तो वो जो पेंट है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग को खरीदने से पहले, यानी कि यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है रेडी टू यूज पुट टू यूज कॉन्सेप्ट, रेडी टू यूज पुट टू यूज कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी कहता है कि इस टाइप के खर्चे आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मान लीजिए मैं कोई नॉर्मल खर्चा करने गया, जैसे मैं कुछ किताब खरीदने के लिए जा रहा था, ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम था, मुझे कुछ आइटम्स खरीदने का प्रिंटिंग स्टेशनरी के, उसी टाइम पे मैंने कैरियज का कोई खर्चा दे दिया। तो ये दोनों अलग अलग खर्चे हैं, तो ये दोनों ही मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काउंट होंगे। लेकिन मान लीजिए मैं कोई मशीनरी खरीदने जा रहा हूं, अब मशीनरी को लेकर आना है और अपने यहां पे इंस्टॉल करना है, तो मैं मशीनरी को लाऊंगा किसी चीज से,
फिर यहां लेबर लगा के उसको इंस्टॉल कराऊंगा, तो उस मशीनरी के ऊपर जो लेबर लगी, जो क्या बोलते हैं, जो भी आने जाने का जो खर्चा लगा, वो सब मेरे लिए कहीं ना कहीं क्या कॉस्ट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी को जब तक आप यूज करना स्टार्ट नहीं करते, आप यूज करो ना करो एक अलग बात है, उसको यूजेबल कंडीशन में नहीं बना देते, तब तक किया गया जो भी खर्चा है वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी। तो यार ही भैया कि अगर मैं सेकंड हैंड कार खरीद रहा हूं, मान लीजिए मैंने सेकंड हैंड कार खरीद ली भैया, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो भैया जी वो बिल्कुल आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा भैया लेकिन सेकंड हैंड कार खरीद रहा था बट उसको रिपेयर कराना पड़ गया ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊं, समझना बात को, ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊं। या आपने कार का देखा लेकिन कार में बहुत सारे खच्चर पच्चर थे, अब आपको उसको ठीक कराना है तभी तो आप यूज कर पाओगे। तो अगर कोई ऐसा खर्चा है तो रेडी टू यूज पुट टू यूज कॉन्सेप्ट भी लगता है कि जब तक मैं उसको इस्तेमाल के लायक नहीं बना देता तब तक का जो भी छोटे मोटे जैसा भी खर्चा है वो सब उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह होगा। ठीक है। फिर कैपिटल रिसिप्ट, यानी जो भी लंबे समय के लिए आप लेते हो, जैसे लोन आपने ले लिया, या फिर ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, जैसे एसेट्स, मशीनरी के एसेट्स होती है, लैंड एंड बिल्डिंग के एसेट्स होते हैं, तो इन सब पे किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। लेकिन जब आप इनको बेचोगे तो फिर वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, सॉरी, तो फिर वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। उसमें होने वाला फायदा एक अलग पॉइंट है, लेकिन जो उससे पैसा मिलेगा, जैसे मैंने जमीन को बेचा 1 लाख की 1.5 लाख में बेचा, तो जो 1.5 लाख मिला तो उसमें प्रॉफिट एक अलग चीज है, लेकिन उसको बेचने पर जो पैसा मिला वो मेरे लिए क्या है, पूरा का पूरा कैपिटल रिसिप्ट है। तो सेल, मैं यहां पे सेल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दूं। ठीक है जी। मैं यहां पे सेल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों लिखता हूं? क्योंकि एसेट से लोग कई बार कंफ्यूज जाते हैं, या सेल ऑफ एसेट्स आप लिख सकते हो इसमें, है ना। चलो एसेट्स भी लिख देता हूं, वरना आप, क्योंकि मुझे नहीं पता बैच में, क्योंकि बैच में हम समझाने के लिए लिखते हैं, तो कई बार हम लिख देते हैं कि जैसे समझ लो सेल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहां पे किया था एसेट्स के ऊपर, तो वो सारा जब आप बेचोगे तो जाहिर सी बात आपको पैसा मिलेगा। कैपिटल नेचर का खर्चा था, उसको बेच के जो पैसा मिला वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये इसमें 4 चीजों का पॉइंट होता है। ठीक है जी। तो इसमें इतना ही है, और भी बारीकी है, लेकिन अपना थोड़ा सा फास्ट है, ब्रिज कोर्स है, आपको रिवाइज कराने के लिए है, तो अपन इतना ही समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो देखिए सबसे पहले अमाउंट ऑफ ₹5,000 स्पेंट एज लॉयर फीस। ठीक है भैया, टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू दी प्लेंटिफ्स लैंड। ठीक है जी। तो ये एक सवाल है, 5,000 रुपए खर्च किए गए हैं लॉयर फी के ऊपर। अब जरा बताइए, लॉयर फी के ऊपर अगर 5,000 रुपए हम खर्च करते हैं तो ये क्या है हमारे लिए भैया, बताइए जरा सोचिए। और देखो एक और बात बता देता हूं मैं इसमें ना, देखो क्योंकि हम पूरी प्रॉपर डिटेलिंग में तो नहीं जा रहे, ये मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, ये एक ब्रिज कोर्स है, तो इसीलिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसी में सारा झगड़ा है, इसी के ऊपर लोगों ने बहुत सारे झगड़े किए हुए हैं। ठीक है जी। तो यानी कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि हमने क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है जी। ओके, चलिए, बड़ा ही अच्छा है ये, इसका आंसर वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब कई बार क्या होगा कि 11th में हमने ना कुछ ऐसे सवाल किए जिसमें लॉयर की जब हम फीस पे करते हैं हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसमें पॉइंट को समझना है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। अमाउंट ऑफ ₹5,000 spent as lawyer fee to defend a suit claiming that the firm's factory site belong to the plaintiff land is। तो यानी कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी ही लैंड को बचाने के लिए पेमेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात कि भैया ये हमारी ही है, तो इसीलिए ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट हम ऑलरेडी उसे बुक कर चुके होंगे, है ना। इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम पहले ही बुक कर चुके हैं, जब वो हमने लैंड अपने पास यूज कर रहे हैं उसको अपनी कॉस्टिंग कर चुके हैं, तो इसीलिए उस समय जो खर्चा किया जाता है वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी जमीन को अपना बता रहा हूं, मैं अभी यूज नहीं कर रहा, मेरी उसके भी कोई कॉस्ट नहीं है, उस समय अगर मैं कोई खर्च करता हूं और अगर मैं वो जीत जाता हूं, तो ये जो 5,000 रुपए का खर्चा है वो उस एसेट को एक्वायर करने के लिए मेरा खर्चा है, उस एसेट को अपना बनाने के लिए मेरा किया गया खर्चा है, तो उस टाइम पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। समझ रहे हो मेरी बात कि एसेट्स को एक्वायर करते हो, रेडी टू यूज पुट टू यूज कॉन्सेप्ट समझ जाओ, तो उस समय अगर मैंने लॉयर की कोई फीस दी है तो वो मेरी इसी की कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो यहां पे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसमें हो सकता है में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बाकी कमेंट से पता चलेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, भैया जी अगर इंश्योरेंस का क्लेम हमें रिसीव हुआ है, अब देखो यहां पर भी कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भैया जो इंश्योरेंस क्लेम है ये भैया किस पर मिल रहा है। इंश्योरेंस तो हम जब बड़े बड़े एसेट्स करते हैं तभी तो हम ये इंश्योरेंस करवाते हैं, और अगर हम बड़े बड़े एसेट्स के ऊपर इंश्योरेंस करा रहे हैं यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यहीं पर आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, कि नॉर्मली यही वाला पॉइंट इसमें एग्री कर जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ओके जी, ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इंश्योरेंस रिसीव करोगे तो आप छोटे मोटे खर्चे का नहीं करोगे, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी,
समझ गया आप मेरी बात? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है, यही है ना होमवर्क? हाँ यही होमवर्क है और ये होमवर्क नहीं था, ठीक है जी। तो ये आपके लिए होमवर्क था, थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिएगा, है ना। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर एग्यूमेंटिंग वर्किंग कैपिटल। तो भैया जी अगर आपने कोई मीडियम टर्म लोन, अब मीडियम टर्म लोन का मतलब क्या भैया, इसकी डिपेंड करता है लोन का ईयर क्या। अगर लोन आप 1 साल से कम का ले रहे हो तो हमें पता ही है, फिर वो रेवेन्यू शिफ्ट में चल जाएगा। अब ये मीडियम टर्म में आपको जो कंफ्यूजन होगी वो क्या होगी कि भैया ये मीडियम टर्म की बात क्या हुई, है ना, समझ रहे हो आप, मीडियम टर्म की बात क्या हुई। तो अगर मीडियम टर्म आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए 1 साल से ज्यादा का होता है ना, ये हमारे लिए 1 साल से ज्यादा का होता है, ठीक है जी। जाहिर सी बात है 1 साल से ज्यादा का होता है, अमाउंट रिसीव्ड है तो ये आपका कैपिटल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल, ये तो सिंपल है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको पहले दे दिया। अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 भैया जी, कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब इसमें थोड़ा सा विवाद रहता है। बेसिकली अगर आप नॉलेज के हिसाब से देखो तो बस इतनी सी बात है कि हमें ये नहीं पता कि हमें कोई चीज मिलने वाली या नहीं मिलने वाली, ये किसी फ्यूचर इवेंट के ऑकरेंस पे डिपेंड करता है कि मुझे पैसा पे करना पड़ सकता है, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। किसी फ्यूचर इवेंट के ऑकरेंस पे डिपेंड करता है कि मुझे पैसा मिल सकता है, तो फिर कॉन्टिंजेंट एसेट है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आइए जरा इसको देख लेते हैं। तो पहले समझते हैं कि लायबिलिटी होती क्या है। तो भैया लायबिलिटी का मतलब है इज प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज विच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो किसी पास्ट इवेंट की वजह से मुझे पता है कि मुझे अब उसको पे करना है। वेयर इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। देखो अब क्या अंतर है कि मैं यहां पे कंफर्म्ड हूं, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मुझे पता है कि मुझे पे करना है। यहां पर पॉसिबिलिटी है, यहां पर पॉसिबिलिटी है कि मुझे पे करना पड़ सकता है, ठीक है जी। तो और ये भी पास्ट इवेंट, दोनों बातें पास्ट इवेंट पे, पर कहीं पे पॉसिबिलिटी की हो सकता है मुझे पे करना पड़े। अगर किसी फ्यूचर में कोई इवेंट हो जाता है तो वो कॉन्टिंजेंट है, पर मुझे पता है कि भैया मुझे पे करना है, दैट इज लायबिलिटी। तो ये डिफरेंस हो गया कॉन्टिंजेंट और लायबिलिटी में। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते, आप नोट्स में दिखाते हो, ठीक है जी, इसका नोट्स बनाते हो आप। नाउ प्रोविजन, प्रोविजन क्या है भैया? तो प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी, ठीक है जी, लायबिलिटी तो प्रेजेंट है बट इसका अमाउंट अनसर्टेन है। इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है? प्रोविजन का मतलब होता है कि अनसर्टेन अमाउंट, मैं क्लैरिटी से नहीं कह सकता कि इसका अमाउंट इतना ही होगा, तब हम प्रोविजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो आप। विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग which can be measured reliably by using substantial degree of estimation, whereas contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Now, तो प्रोविजन में क्या है कि प्रोविजन में मुझे पता है कि लायबिलिटी होगी, पर कितनी होगी मुझे नहीं पता, या मेरे को नुकसान होने वाला है मुझे ये पता है बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। हाँ मैं उसका एस्टिमेशन लगा सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे पता है कि मेरे डेटर है 20,000 के, फोन कर रहा हूं, द नंबर इज स्विच्ड ऑफ, नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि डेटर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब मैं उसकी बिहेवियर, उसके पैटर्न या कुछ तरीकों से ये समझ पा रहा हूं कि शायद 5% मेरे डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो दैट इज प्रोविजन, क्योंकि मैं सर्टेन नहीं हूं कि क्या ये सच में 5% नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो बैड डेट नहीं बनाए, मुझे लगता है, समझ रहे हो, मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं थोड़ा बहुत कि हाँ यार इतना हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर पा रहा, तो वो प्रोविजन है कि प्रेजेंट है लायबिलिटी, ठीक है जी, पर अनसर्टेन अमाउंट है, तो वो प्रोविजन के अंदर आ जाता है। लेकिन कॉन्टिंजेंट में क्या होगा कि भैया पॉसिबल हो सकता है पर वो क्लियर नहीं है, वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो इसीलिए अपने पास जब आप पेमेंट की बात करोगे तो लायबिलिटी है, जब रिसीव होगा तो एसेट है। तो आइए इसको देख लेते हैं। कॉन्टिंजेंट एसेट, अ पॉसिबल एसेट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स and their existence will confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। यानी फ्यूचर इवेंट्स भी अनसर्टेन है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, ऑकर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, पर उसके एवज में मुझे लग रहा है कि शायद मुझे बेनिफिट हो सकता है, तो एसेट है। अगर मुझे लगता है कि मुझे पे करना पड़ सकता है तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल एसेट है, मिलेगा, यहां ऑब्लिगेशन यानी पे करना पड़ेगा, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स and may arise in future depending on occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events। जैसे अपन एक सिंपल सी बात है, भाई मेरा एक दोस्त था, उसने किसी से उधार लिया होगा, उधार वाले ने उसका गला पकड़ लिया, मैंने कहा भाई अपन फिल्मों में देखते ना, भाई ये पैसा देगा, बस 1 महीने का टाइम इसे दे दो, भैया प्लीज 1 महीने का टाइम दे दो, ये अच्छा इंसान ही आपको पैसे दे देगा।
उसने कहा तू गारंटी लेता है, मैंने कहा अरे भाई भाई दोस्त है मेरा यार, मैं जानता हूं इसे, ये दे देगा, बस 1 महीने का टाइम दे दो। उसने कहा ठीक है भाई दे दिया, लेकिन अगर ये नहीं दे पाया तो तेरी गर्दन पकड़ूंगा। अपन ने कह दिया हाँ ठीक है। अब 1 महीने बाद के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर ये पे नहीं कर पाया तो मुझे पे करना पड़ जाएगा, तो मैं क्या हो गया, मेरे लिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का केस बन गया कि नहीं बन गया। ये पॉइंट है। जैसे गारंटी ऑफ कंपनी के केस में मोस्टली गारंटी में ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ सकता है, तो जब मुझे पे करना पड़ेगा तो लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर तो, और अगर मुझे एसेट्स मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है एसेट्स बनने की, तो फिर वो मेरे लिए कॉन्टिजेंट एसेट है। ठीक है जी, चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज प्रोबेबल देन कॉन्टिजेंट एसेट इज डिस्क्लोज्ड। ठीक है जी, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, in the report of approving authority board of directors in case of company and the correspondence, या in the cash flow statement। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अब देखो यहां पे इन्होंने एक पॉइंट बोल दिया डिस्क्लोज करना है, इन्होंने इसकी रिपोर्टिंग की बात नहीं की, डिस्क्लोज की बात की है। ठीक है जी, इन्होंने क्या बात की है, डिस्क्लोज की। तो थोड़ा सा सोच के बताइए क्या हो सकता है यहां पर, है ना। वैसे बहुत ही ईजी है ये, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, है ना, कि आपको सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इसको नहीं दिखाते, मैंने आपको बताया था, है ना, ये नोट्स के अंदर आता है, कई बार फुट नोट्स के अंदर आता है। तो ये पॉइंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको इसको नहीं दिखाना है। ठीक है जी, तो इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी एंड द करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी अदर एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कैश का तो लेना देना ही नहीं हो रहा। ठीक है जी, डन है सरकार, आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट, in case of either outflow of resources to settle the obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability। तो भैया जी ये क्या है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया भैया, है ना, हाथ हटा दूं सोच लीजिए जरा, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अरे यार मेरा हाथ ही आंसर के ऊपर रह गया, चलो कोई नहीं। ठीक है जी, तो हम सब समझ गए, ये तो मोह हो गया। चलो मुझे उम्मीद है वैसे ये काफी इजी था, आप आंसर दे ही चुके होंगे। ठीक है जी, तो कॉन्टिजेंट एसेट है ये। नाउ प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, एक लायबिलिटी है पर इसका अमाउंट अनसर्टेन है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। ये भी आपको इजी ही लगेगा, है ना। ठीक है जी, तो चलिए इसका आंसर दे दीजिए। तो हम सबको पता, अभी हमने पढ़ा कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बट एग्जैक्ट नहीं पता, तो दैट इज प्रोविजन। ठीक है, अभी ये सब्सटेंशियल डिग्री हमने यहां पढ़ा भी था। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसका आंसर आपने दे भी दिया होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए अगला यूनिट नंबर 5, अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग पॉलिसी शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, सुना होगा कि हाँ पॉलिसीज होती हैं, तो उसके ऊपर है थोड़ा सा ही है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, प्रिंसिपल और पॉलिसीज में अंतर है, रेफर्स to specific accounting principles and methods, applying these principles adopted by enterprise in the preparation and presentation of financial statement. Policies are based on various accounting concept, principle and convention. तो भैया जी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ध्यान पर आप पॉलिसीज बनाते हो। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग तरीके की हो सकती है, इनका मेन काम यह है कि किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड्स के बेस पर आप इसको अडॉप्ट करते हो, आप इसको एडॉप्ट करते हो, तो ये पॉलिसीज के अंदर आ जाता है। प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि किसी चीज को कैसे करना है, वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, है ना, और पॉलिसी में आपको चूज करना है, तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है। नाउ अगर जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूं मैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, तो प्रिंसिपल्स ने बोल रखा है भाई कंसिस्टेंसी करो, मेथड्स में हमें 2 मेथड्स दिए हैं, अब हम कौन सी चूज करते हैं, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, समझ रहे हो ना। तो ये बेसिक सा पॉइंट है। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड, क्या मैं अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया प्रिंसिपल कहता है कंसिस्टेंसी फॉलो करो, अब मैंने एसएलएम डब्ल्यूडीबी में से कोई एक चूज कर लिया, तो क्या भैया मैं अब कभी बदल ही नहीं सकता, क्या मैं बेकार हो जाऊंगा, अगर मैंने बदल दिया तो मेरी रिपोर्टिंग खराब हो जाएगी क्या, बेकार मतलब रिपोर्टिंग खराब हो जाएगी क्या, तो नहीं, कंडीशन है जब आप चेंज कर सकते हो, लेकिन रेगुलरली चेंज नहीं कर सकते, और वो कंडीशंस क्या है वो समझते हैं। इट इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट और कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अगर मान लीजिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया उसके कंप्लायंस के केस में, या किसी लॉ के चेंज होने की वजह से आपको उसको करना पड़ रहा है, तो करना पड़ेगा भैया। या चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, देखो एकदम 11th क्लास में ही हमने पढ़ा हुआ है, चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर चेंज करने से आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी, एप्रोप्रिएट हो जाएगी, तो बिल्कुल कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी आपके साथ है। बस पॉइंट क्या है कि भैया सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, है ना, ये है बस पॉइंट। अगर आप ये कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलें फिर आगे,
है ना। अब भैया पॉलिसीज को सेलेक्ट करने में क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो बेस्ड ऑन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपको ध्यान रखना है, मटेरियलिटी आपको ध्यान रखना है। इन सब के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जब भी आप कोई पॉलिसी डिसाइड करते हो तो ये 3 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। अगर आपने ये 3 चीजें ध्यान दे दी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। समझ गए जी, ठीक है। चलिए अब कुछ सवाल कर लेते हैं फिर। तो अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड, ठीक है जी। क्या भैया जस्टिफाइड हो जाता है? टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लॉ टू एंश्योर मोर एप्रोप्रिएट। तो करेक्ट आंसर इज ए और बी। ये तो सिंपल है ना, ठीक है जी, ए और बी। चलिए अगला, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ एक्स्ट्रा एंटरप्राइज। चलिए, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ एक्स्ट्रा एंटरप्राइज स्टेट्स दैट इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट determined on weighted average basis or net realizable value, which accounting principle is followed in adopting the above। अब देखो यहां पर क्या है कि यहां पर थोड़ा सा शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं। एक क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है। हालांकि अगर आपने 11th पढ़ा होगा तो आप शायद इसे कर लोगे, बट अगर कोई और बच्चा है जिसने कॉमर्स नहीं पढ़ी तो उनके लिए हो सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के 2 तरीके होते हैं, मतलब एक तरीका होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है जी, विच एवर इज लोअर। यानी कि अगर मान लीजिए किसी क्लोजिंग स्टॉक की जब आप वैल्यू कर रहे हो तो उसकी वैल्यू की जो कॉस्ट है वो 80,000 दिख रही है, मार्केट में वो 90 दिख रही है, तो आपको अपनी बुक्स में 80 दिखानी है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए आपकी किताब में 90 दिख रही है, मार्केट में वो 80 दिख रही है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट की वैल्यू। तो फिर आपको जो भी लोअर है, तो आपकी किताब में 90 है और मार्केट में वो 80 में ही अभी जा सकती है, तो आपको 80 दिखानी है। तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी इन्वेंट्रीज के ऊपर बात कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज बोलते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम इसको इन्वेंट्रीज बोलते हैं, और अगर कोई बना बनाया माल खरीदता तो अपन उसको स्टॉक बोलते हैं ना। तो यही है। अब इसके ऊपर इन्होंने थोड़ी सी बातें और लिख दी, डिटरमाइंड ऑन वेटेड एवरेज बेसिस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड इन अडॉप्टिंग, तो इसमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है? म्यूचुअलिटी, प्रूडेंस और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अपन ने पहले भी किया हुआ है। आपने 11th का भी अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया ये तो अपन ने किया हुआ है। सो द आंसर इज, ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसे स्टार्ट करते हैं, और हमने 11th में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के नाम से इसको ज्यादा जाना है ना। तो अगर प्रूडेंस बोलो या कंजर्वेटिज्म बोलो, ठीक है। ये तो अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो अपन ने, अब क्योंकि बार बार बोलूंगा तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन 11th क्लास में ये किया हुआ है, कंजर्वेटिज्म के नाम से अपन करते थे इसको, ठीक है जी। अब आपको देखो यहां पे समझ में आया होगा कि भैया एक वेटेड एवरेज मेथड भी कुछ होता है ना, और नेट रियलाइजेबल। तो 11th में हमने इतना पढ़ा था, कोई वेटेड एवरेज मेथड भी होती है, तो सीए में कर लेंगे उसको। समझ गया आप मेरी बात? बट बात तो सेम ही है ना कि ये पॉलिसीज किस बेसिस पर है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने ये पॉलिसी डिसाइड कर रखी है। चलिए अब ये एक शायद होमवर्क है, क्योंकि आखिरी, हाँ, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा भैया, इसका आंसर आप लोग सोच लोगे, ठीक है। तो हर यूनिट में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, है ना। नाउ अगला, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो भैया इसके ऊपर क्या है, तो देखिए जब भी आप कोई भी चीज का मेजर करना चाहते हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो इसके अंदर है। सबसे पहली बात, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट, यानी कि जब भी आप कुछ मेजरमेंट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या इवेंट है, किस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या कर रहे हो आप। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स और स्केल, यानी जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है पहले आप उनको देखोगे कि हाँ भैया इसको मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, इसमें हमारे पास एएस में क्या कहा गया है, क्या क्या हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या हमारे पास प्रिंसिपल्स है, उसके हिसाब से आप चीजों को सेलेक्ट करोगे। फिर जब सेलेक्ट करोगे यानी मेथड्स बेसिकली, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड्स और स्केल, फिर आप उसको इवैल्यूएट करोगे और उसमें फिर जो आपको सही लगेगा आप उसको चूज कर दोगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात है भैया जी, सबसे पहले तो आप देखोगे कि भाई आपने कोई एसेट्स परचेज किया है, ठीक है जी, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। देन उसके बाद आपके पास क्या क्या मेथड्स है, तो 11th-12th में आपने एसएलएम और डब्ल्यूडीवी चूज किया हुआ है। फिर आप उसका इवैल्यूएशन करोगे यानी मेजरमेंट करके देखोगे कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट लग रहा है, आपको कहां से सही लग रहा है। बेसिकली अकाउंटेंट अपनी बुक्स के हिसाब से देखते हैं, या कंपनीज मैनेजमेंट जो होता है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से देखते हैं कि उनको कैसे क्या करना है, अपना लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं। हर एसएलएम में अगर अपन निकालेंगे तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन आता है और रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है तो उससे ओवरबर्डन आता है, और डब्ल्यूडीवी में हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती जाती है, रिपेयर, तो ये मैच होता जाता है ना। अपन ने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पड़े हुए हैं एसएलएम डब्ल्यूडीवी के, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट डिसाइड करती है। मैंने आपको हमेशा बताया बीइंग एन परफेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, परफेक्ट कहना सही नहीं होगा, बीइंग एन गुड
चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको हमेशा ध्यान रखना है आपको एक स्टेप के पॉजिटिव और नेगेटिव समझने हैं और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेना है, क्योंकि हो सकता है कोई पॉजिटिव की वजह से उसके ऊपर जाए, कोई उसके नेगेटिव की वजह से उसे छोड़ दे। दोनों ही डिसीजंस हमारे लिए अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप उसको एनालाइज करें। कभी भी सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें पॉजिटिव चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, फिर उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे चीजों को। और अगर हो सके तो आप इसको जीवन में भी अप्लाई कीजिए कि किसी का सही गलत नहीं, आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव को देखिए। अगर आपको नेगेटिव ज्यादा लग रहा है तो हटा दीजिए उसको, अगर आपको पॉजिटिव ज्यादा लग रहा है तो नेगेटिव को इग्नोर करके उसके साथ रहिए। समझ रहे हो आप ये पॉइंट, है ना? चलिए, अब भैया वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जिस वैल्यू पे आपने उसको खरीदा था, 50,000 पे मान लीजिए आपने खरीदा, तो 50,000 आप इसकी वैल्यू हो गई, तो इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है जी। अब रियल वर्ल्ड में इसकी कोई भी वैल्यू चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000। फिर करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या होती है? अभी उसकी क्या वैल्यू चल रही है। मान लीजिए मैंने 50,000 का खरीदा, लेकिन मार्केट में अब वो 80,000 की मिल रही है या 40,000 की मिल रही है, तो उसे करंट कॉस्ट कहेंगे। देन उसके बाद रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने भैया 50,000 का खरीदा, मैं इस पर डेप्रिसिएशन पे सब लगा रहा हूं, अब इसकी वैल्यू 30,000 हो गई, लेकिन मार्केट में 20,000 में बिक रही है या मार्केट में 40,000 में बिक रही है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है ना? ये मार्केट से रिलेटेड हो गया। जब मैं इसको बेचने जाऊंगा, है ना? अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, भैया तो फिर करंट कॉस्ट और इसमें क्या अंतर है? नहीं नहीं, करंट कॉस्ट यानी कि उस मशीनरी को अगर मैं खरीदने जाऊं तो इस समय खरीदने वाली वैल्यू क्या है, और ये रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जो मशीनरी मेरे पास है उसको मार्केट में अगर मैं बेचने जाऊं तो फिर उसकी वैल्यू क्या है। समझ रहे हो ना दोनों में अंतर, कि भैया ये मशीनरी को मैंने खरीदा था इतने में, करंट कॉस्ट अब इसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है जी, जो मशीनरी मैंने खरीदी थी, जो मशीनरी मैंने खरीदी है, मैं उसको अगर बेचने जा रहा हूं तो मार्केट में मुझे उस मशीनरी पे कितना मिल रहा है। और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, ये आप लोगों के लिए नया होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक बात कहूं, इसको बहुत डिटेलिंग में तो नहीं, आप सीए में जाके पढ़ोगे, लेकिन एक नॉर्मल वे में बताता हूं मैं। जैसे ये 100 रुपए है, ठीक है जी, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट, आप इन्फ्लेशन सुनते हो। अगर मैं कहूं कि आज 100 रुपए में मैं एक चीज खरीद पा रहा हूं, तो क्या आप श्योर हो कि कल भी मैं 100 रुपए में वो चीज खरीद पाऊंगा सेम क्वांटिटी में भी? क्योंकि जैसे हम बचपन में 1 रुपए में 8 टॉफीज खरीद लेते थे, आज हम 1 रुपए में टॉफी तो खरीद रहे हैं, लेकिन अब एक नहीं खरीदते, 4 खरीदते हैं। अब तो उसमें एक ही मिलने लग गई या 2 मिलती हैं अब किस जमाने में। तो यहां पे क्वांटिटी कम हो रही है, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कल भी हम पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए में खरीदते थे, आज भी हम पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए में खरीदते, बट उसमें 2 बिस्किट गायब हो गए, साइज छोटी हो गई। तो भैया पार्ले जी का बिस्किट तो 5 रुपए में आ रहा है, लेकिन साइज छोटी हो चुकी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसको दोनों डायमेंशन से अगर आप समझो, तो अगर आप किसी चीज के ऊपर 100 रुपए खर्च करते थे, तो हो सकता है जो आज आपको 100 रुपए में प्रोडक्ट मिलता था, ठीक है जी, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं 7 पीस मिलते थे, ठीक है, अब अगले साल हो सकता है भैया जी कि ये 100 रुपए की चीज में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वही प्रोडक्ट कॉमन है, लेकिन उसमें 7 पीस की जगह 6 पीस मिलेंगे। मतलब बिस्किट का एक एग्जांपल ले लिया, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है ना? तो अपन इसको निकालते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 6% हर बार इन्फ्लेशन लग रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, 100 है डिवाइड बाय 1.06, तो आपको जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है ना, अगली साल के लिए। ठीक है जी, और भी डिटेलिंग में होगा जो कि आप आगे जाके पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये 4 तरीके होते हैं जिस पे आप वैल्यूएशन करते हो। ठीक है, और इसमें से कोई एक ही आपको चूज करना है, या अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें आप चूज कर सकते हो। तो वैल्यूएशन के 4 तरीके, काफी सिंपल है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अब इसी के ऊपर है, ऑल द फॉलोइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट, ये सारे वैल्यूएशन प्रिंसिपल ये एक्सेप्ट किसको मान के। तो अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू हमने पढ़ा, फ्यूचर वैल्यू हमने नहीं पढ़ा, तो हम इसी को टिक करेंगे, है ना? ये देख लीजिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू नहीं पढ़ी है, तो अपन इसको टिक कर देते हैं भैया जी। चलिए अगला, ये तो शायद होमवर्क का था, बट चलो ठीक है, हाँ होमवर्क है ना, वही तो मैंने कहा। ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। चलिए भैया जी, तो अब आज के लेक्चर का यानी फर्स्ट सब्जेक्टिव लेक्चर का आखिरी यूनिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हालांकि मैंने आपको बता रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन ये सब आप आगे चल के करोगे, है ना? अभी तो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है जी, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, है ना? नहीं तो आप कहोगे कि भैया एएस तो बहुत बड़ा है, ये क्यों वो क्यों। तो मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि ऑफ कोर्स एएस बहुत बड़ा है, आपको इंटरमीडिएट में आपको ये ज्यादा मिलेगा, है ना? इंटरमीडिएट में काफी सारा मिलेगा, ठीक है जी, डन है। अभी अपन ने बस आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझाई हैं, है ना? क्योंकि भैया सारी चीजें तो अपन भी इस टाइम पे नहीं करा सकते, और ये वैसे भी ब्रिज कोर्स है। चलिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस लेक्चर में कराने वाला हूं। तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। जाहिर सी बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है अकाउंटिंग करने का, नाम से समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, किस तरीके से आपको किसी ट्रांजैक्शंस को लेकर चलना। अब इसके अंदर बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारी चीजें, वो आप सीए के अंदर पढ़ोगे। मतलब एएस होता है, AS1 है, AS2 है, AS3 है ना?
ठीक है जी। AS3 किस पर है ये आपको पता हो जाना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। AS2 किस पर है, इन्वेंट्री पर है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो तो आप वहां जाके देखोगे। मैं अभी आपको सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी बता रहा हूं। तो इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज बिकम कंपेरेबल। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक काम यह है कि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज या उनके ट्रीटमेंट्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म दे आपको, यानी एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है, ये आपको बता दे भैया। समझ रहे हो मेरी बात? वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चलता है कि भैया इसमें आपको ऐसे ट्रीट करना है। अदरवाइज डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट वे में ट्रीट करेंगी, तो आपस में कंपेरेबल कैसे होगा? डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेंगी, तो फिर वो आपस में कंपेरेबल कैसे होगा? समझ रहे हो? तो इसीलिए एएस लाए गए हैं। ठीक है जी। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्डाइज्ड डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी विद अ व्यू टू, किस बातों को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया है? सबसे पहली बात, एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो भी नॉन कंपेरेबल एस्पेक्ट्स हैं उसको एलिमिनेट किया जा सके, ये बेसिक पॉइंट है। दूसरा, टू प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर, उसकी वैल्यूएशंस के ऊपर, उनके नॉर्म्स के ऊपर, जिसको सब लोग अप्लाई करें, तो तभी तो वो अंडरस्टैंडेबल भी हो जाएगा। वरना मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी स्टेट में कोई और अकाउंटिंग होती है, वो अगर किसी दूसरे स्टेट की अकाउंटिंग देखेगा, अरे कुछ अलग अलग सा लग रहा है भाई, मैं एलियन वेलियन हूं क्या यहाँ पर? समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि सेम स्टैंडर्ड फॉलो हो सके, अकाउंटिंग पॉलिसी सेम हो, वैल्यूएशंस के तरीके सेम हो। अच्छा, वैल्यूएशन के तरीके सेम हो मतलब कि भैया मेथड चेंज नहीं, नहीं नहीं, अगर एसएलएम यहां अप्लाई जैसा हो रहा है वैसा ही दूसरी जगह भी अप्लाई हो, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये है। ठीक है जी, ओके। नाउ बाय सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द अकाउंटिंग हैज फॉलोड बेनिफिट्स, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाता है, और रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी इसमें चाहिए पड़ती हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं तो ये सारे इसमें क्या हो देंगे, बेनिफिट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, वेरी सिंपल है, ज्यादा कोई लोचा पोचा इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, चलें आगे, है ना। अब इसमें आखिरी एक टॉपिक है, बस वही बच रहा है, फिर उसके बाद अपन को चलना पड़ेगा भाई, चलना पड़ेगा। चलिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द इश्यूज ऑफ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से इश्यूज के साथ डील करता है? तो सबसे पहली बात, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, जिसके ऊपर भी आपको स्टैंडर्ड बनाना है, उसके इवेंट्स उसके ट्रांजैक्शंस को समझना पड़ेगा। देन उसके बाद मेजरमेंट करना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शंस का, है ना। उन ट्रांजैक्शन को आप कैसे मेजर करोगे, है ना, उसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कि भैया जी आप ट्रांजैक्शंस को कैसे मानोगे, क्या है, आपको पता है कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन सब इश्यू से डील करता है। फिर उसको मेजरिंग करोगे, जैसे मान लो 1 लीटर दूध है तो उसकी प्राइसिंग क्या चल रही है, किसी और चीज में क्या चल रही है, उसको मेजर किया आपने। देन उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करोगे और फिर उसको डिस्क्लोज करोगे। ये सारी बातें एएस में बताई जाती हैं। हर ट्रांजैक्शन इवेंट्स का ये चारों एस्पेक्ट्स एएस के अंदर कवर किए जाते हैं। तो यानी एएस इन चारों एस्पेक्ट्स के इश्यूज को कवर करता है। समझ गए? आ रही बात समझ में? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द इशू ऑफ कैसे रिकॉग्नाइज होगा इवेंट्स, कैसे मेजर होगा, कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे डिस्क्लोज होगा, कैसे 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 कैसे, ये सारे आंसर्स आपको एएस के अंदर मिलेंगे। ठीक है। अब जब एएस बनाया जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हो एरिया जहां पर आपको एएस की जरूरत है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, एक स्टडी ग्रुप मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि भैया कौन से लोग हैं जो इस पे गहन चिंतन करेंगे। रिसर्चर्स, हम हर बार एग्जाम्पल मिलता है रिसर्चर्स, वो कौन से लोग हैं जो अब रिसर्चर बन के उस चीज के ऊपर डिसाइड करेंगे, उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन, फिर ये ड्राफ्ट बनाएंगे, सर्कुलेशन बनाएंगे। फिर असरटेनमेंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट, फिर उस ड्राफ्ट को डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के पास भेजा जाएगा, वो सब उसमें एनालाइज करेंगे, कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं होगा, कहीं कुछ इशू तो नहीं है। फिर वो सब मिलने के बाद, उनसे सजेशन लेने के बाद हम फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज करने के बाद जो भी कमेंट होगा उसके ऊपर वो सारा देखा जाएगा। देन अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो मॉडिफाई किया जाएगा, अदरवाइज इशू किया जाएगा एएस। फिर एएस इशू हो जाने के बाद नहीं कि सबके पास आ जाएगा, नहीं, फिर उसके बाद आपके पास अलग अलग जो भी आपके पास सभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, वहां पे भी पास होता है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, है ना। एक्ट वैक्ट जब बनता है उसके अंदर फिर ये बातें भी लिखी जाएंगी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, है ना, कि जो अपनी कंपनीज एक्ट है उसमें 129 में बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है ना। जैसे मैंने आपको बताया 135 में सीएसआर के बारे में बताया गया है, वैसे ही 133 है, वहां पर बहुत सारी बातें बताई गई सेक्शंस में। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें वहां पर इंप्लीमेंट की जाती है, फिर उसके बाद जाके एएस यहां पर बनता है। तो एएस तो उन्होंने यहीं पे बना दिया, फिर एएस लागू कैसे होगा उसके ऊपर भी आगे की कहानी है ना। तो वो सब आप आगे चल के पढ़ोगे। यहां पे आप इतना समझ लो कि जब भी कोई एएस बनाने वाला होता है तो सबसे पहले तो उस एएस से रिलेटेड एरिया,
जिस पर हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। देन स्टडी करने के लिए लोग आएंगे, फिर उसके बाद वो एक ड्राफ्ट बनाएंगे तो भैया डिफरेंट बॉडीज के पास भेजा जाएगा कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या है, कुछ डिफरेंस लग रहा है, कुछ लग रहा है तो बताइए। फिर उसको फाइनलाइज किया जाएगा, फिर उसके ऊपर कमेंट रिसीव किए जाएंगे दूसरे लोगों से कि भैया देखो ये सब ड्राफ्ट फाइनल हो रहा है, अब बता दो सब कुछ ठीक है नहीं है, क्या नहीं है। फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मॉडिफाई करेंगे, अदरवाइज इशू कर देंगे, और अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो फिर उसके बाद इशू करेंगे। और इशू का मतलब ये नहीं है कि सब पे अप्लाई हो जाएगा, फिर अलग कमिटीज होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, वो सब देखती हैं, फिर जो एक्ट में जहां जहां जरूरत पड़ती है वो सारे एक्ट में चेंजेस किए जाते हैं, फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन में आ जाते हैं। वरना शुरू में ये गाइडलाइंस तक के तौर पे ही आते हैं सबके लिए, ठीक है। चलिए अब आता है भैया, जाहिर सी बात है कुछ लिमिटेशन भी है, तो वो क्या है, डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। ऑफ कोर्स जब आप एएस बनाते हो तो आपको पता है कि हमने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स रखे हैं, तो ये डिफिकल्टीज आती है। हालांकि एएस हमेशा बता देता है कि कौन सा प्रिफर्ड है, एएस हमेशा बता देता है कि भाई देखो ये 5 ऑप्शंस है, इसमें प्रिफर्ड ये है, बाकी फिर आपकी चॉइस है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया जी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जब भी लॉ आएगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे तो लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल्स, है ना, ठीक है जी। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है जी, डन। तो ये हमने एक थ्योरी पढ़ ली है, तो आइए इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी इन इंडिया आर इशूड बाय। अब देखो ये सवाल है ना, अभी अपन ने तो भैया कहीं पढ़ा नहीं, पर आपको मैंने बताया ना कि देखिए अगर वैसे देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले कौन बनाएगा। मैं हाथ अलग कर लेता हूं, सोच के देखिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले कौन बनाएगा, आपको क्या लगता है ना। तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले कौन बनाएगा, तो जाहिर सी बात है मेरे हाथ की ये एक प्रॉब्लम हुई है, पर चलो अगर नहीं पहचान पाए होंगे तो पता नहीं आपने आंसर दिया कि नहीं दिया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, यही बनाएंगे, फिर ये आगे भेजेंगे, फिर उसके बाद जाएगी बात। तो इन्होंने सिर्फ वहीं तक पूछा है कि इशूड बाय, तो इशूड बाय तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही है, एएस तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही इशू कर सकते हैं, सीए वी ऑल आर गोइंग टू बी, है ना, वी मतलब आप भी मैं भी, होप सो, फिंगर क्रॉस। चलिए तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ना, फिर वो भेजेंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी के पास जाएगा, फिर उसके आगे की बात अलग है, अभी तो अपन ने ही पढ़ा था। तो हो सकता है आपको लगे कि भैया ये सवाल तो आपने कराया नहीं, थ्योरी तो आपको पता ही नहीं, जबकि सच ये है मैंने आपको यहाँ पे ये पूरा बताया। इशू कौन करता है, ऑफकोर्स यही करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करते हैं, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वही बनाते हैं, उन्हीं की टीम रिसर्च करती है। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोथ दिए वो, तो बिल्कुल दोनों ही है ना, हार्मोनाइज करना है अकाउंटिंग पॉलिसीज को और एलिमिनेट करना है नॉन कंपेरेबिलिटी को, ठीक है जी। अब कई बच्चे क्या होंगे, इस पॉइंट को तो अपन ने पढ़ा, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर अपन ने पढ़ा है एलिमिनेट। अब सोचेंगे कि यही आंसर है, नहीं, आपको कई बार क्या है ना कि क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको इस तरीके से आएंगे कि आपको उसमें अपना भी दिमाग लगाना है, ठीक है जी। तो मैंने बताया ना कि क्या यहां पे हमने जैसे यहां पर था ये रहा स्टैंडर्डाइज्ड डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है जी। तो इन्होंने पॉइंट्स में ये बात नहीं लिखी थी, अच्छा नहीं लिखी भी है, प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो यहां से भी आप समझ सकते हो हार्मोनाइज वर्ड यूज नहीं किया। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि वो सीधा जो वर्ड्स रटा हुआ होता है, जो रटने और समझने में अंतर है, वो यही अंतर है कि कई लोग क्या करते हैं सीधा सीधा पढ़ेंगे हार्मोनाइज एलिमिनेट, हाँ इसको टिक कर देंगे, नहीं, हार्मोनाइज का मतलब वही है कि जो भी एक आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज और डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना ताकि लोगों को कंफ्यूजन कम हो, है ना, ठीक है जी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये आई गेस मेरे पास आखिरी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो हर यूनिट में हमने फटाफट रिवाइज कराया है, फिर हमने आपको होमवर्क भी दिया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट में आपका आंसर जरूर बताएंगे और इस प्राइड प्रोफेशन से जुड़कर एक दिन सीए जरूर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से होने वाला है क्योंकि ये ब्रिज कोर्स है, तो ऑफ कोर्स अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि इसमें डिटेलिंग होगी, पूरा हम इसी कोर्स को पढ़ के सीए बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको कई बार भी बताया, उसके लिए आपको एक प्रॉपर बैच लेना पड़ेगा या प्रॉपर तरीके से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको बता दूं कि आपसे हो सकता है 11th में जो हमने पढ़ा है वही है, 12th में जो हमने पढ़ा है वही है, ठीक है। तो जो भी बच्चा 11th का देख रहा है उसको लग रहा होगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ सा था, ये तो आसान है ना, और यही हमारी जीत है कि पहले आपको मेंटली हम तैयार कर दें, फिर हार्डवर्क के थ्रू हम एग्जाम के लिए भी तैयार कर ही देंगे, ठीक है जी। चलिए तो ये होमवर्क है, हर यूनिट में मैंने आपको होमवर्क दिया। एक चीज और रह गई है जो मैंने आपसे कहा था, थैंक यू से रुक जाइए, एक और चीज रह गई है, वो कौन सी चीज थी कि भाई इस बार के क्वेश्चन पेपर आए थे, आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि भैया आप ये कर लोगे, तो मैं वो भी लेकर आया था, वो दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये रहा, वैसे मैंने ये आपको बता तो रखा है पहला वीडियो में भी, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिए। इसमें आपको ऊपर सर्च करना है, क्या सर्च करना है, ये रहा बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है जी। आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज सर्च करना है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कहाँ गए, जिंग 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 जिंग,
तो ये रहा, देखो व्यूअर्स आईएसए पोर्टल आपको सर्च करना है, इसके अंदर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखो मैं यहाँ से लेकर ही चलता हूँ आपको, तो यहाँ से आ जाएगा क्लिक हियर टू विजिट। ये मैंने वैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया, उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आप चाहो तो यहाँ से तैयारी भी कर सकते हो। और फिर ये था फिर ये रहा फाउंडेशन कोर्स, अपन यहाँ गए। इस बार का पेपर चेक कर लेते हैं कि कैसा रहा, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए कि जो आप तैयारी कर रहे हो या जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सही है। तो देखिए सितंबर 2024 का पेपर 1 पड़ा हुआ है, अकाउंटिंग में आपने टच कर दिया, ये सितंबर का पेपर है, ठीक है जी। अब इस पेपर को जरा चेक कर लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर रखा हूँ। अब देखें अगर अपन, ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस, ये तो आज अपन ने नहीं पढ़ा है, वैसे आप चाहो तो इसका आंसर दे सकते हो, जो अपन ने पढ़ा उस पॉइंट से रिलेटेड आज अपन कर लेते हैं ना। तो इसको डाउनलोड ही कर लें क्या, चलो। वैसे देखो ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको रीजन के साथ बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है, तो आप बताइए क्या होगा आंसर, खुद से सोचिए जरा बताइए। वैसे मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि सेकंड हैंड मशीनरी को ठीक किया जाता है, उसको एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए, यानी उसकी एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है। एफिशिएंसी वर्ड जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेंटेनेंस वर्ड है, वैसे ही इसके लिए एफिशिएंसी वर्ड है। लाइफ ऑफ एन एसेट इंक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो उसमें इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि भैया जी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो लीजिए भैया आपके 2 नंबर पक्के हो गए, इसमें आप रीजन बता दोगे, है ना, क्योंकि इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, लाइफ ऑफ एन एसेट इंक्रीज होगा। तो जब भी आप कोई ऐसा खर्चा करते हो जिससे लाइफ ऑफ एन एसेट इंक्रीज होता है, तो फिर वो आपके लिए क्या होगा, एक तरीके से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। एमसीक्यू किया इस पे, एमसीक्यू किया अपन ने, इस पे आ जाएगा 2 और 2 4 नंबर आपके हो गए पक्के। प्रोमिसरी नोट हटा दीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट हटा दीजिए, लीगल हेयर्स ये भी हटा दीजिए, ठीक है। अगला सवाल, अब ये देखो 4 मार्क्स में, डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग में 4 स्टेप्स, अकाउंटिंग में फिर समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड देन लास्ट में कम्युनिकेशन है। और अकाउंटिंग सीनियर आपके अकाउंटेंट करते हैं, यानी सीनियर स्टाफ करता है, ये जूनियर स्टाफ करता है। इसका जो क्या बोलते हैं स्कोप है थोड़ा कम है अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में, है ना, ये इसके सारे डिफरेंसेस हैं। तो लीजिए 4 नंबर का ये है और 4 नंबर का वो, तो वैसे तो कहते हैं 5 to 10 आता है, 8 नंबर आपके आ गए। आप खुद से सोच कर देखिए, है ना, कि आप कर पाओगे कि नहीं, मेरे बोलने से नहीं, आपको लगा कि नहीं कि अगर आपने ये ब्रिज कोर्स भी किया तो उसमें आप ये पढ़ पाए हो कि नहीं, है ना। देन उसके बाद यही है ना, अब ये सितंबर 2024 यानी अभी जो 2024 गया उसका, अब जून 2024 का भी देख लेते हैं। अच्छा भैया इसके बाद वाला देखो, अब इसमें मैं नीचे क्यों नहीं लेकर गया हूं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई रिलेटेड है, और इसके बाद फिर अदर चैप्टर्स आते हैं, तो हम जैसे जैसे करते जाएंगे। आप बस क्या करना है, जैसे हम पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको इसको देख लेना है। अगर आपको लगता है कि ये बन रहा है तो आप सही राह पे हो सकता है कई लोगों को सी टफ लगता होगा, आपको नहीं लगेगा, आप कर लोगे, भरोसा रखो। देखो भैया है ना, कॉमर्स वाला टीम है ना, सीए वाला टीम है आगे चलकर, है ना। तो बस फिर चलिए अब 2024 वाला भी देख लेते हैं जून का। तो ये देखिए जून 2024 का, और आईसीआई की वेबसाइट से, भाई अपना कोई इसमें कुछ लेना देना नहीं है ना, वेबसाइट से ही है। तो ये देखिए यहाँ पर सवाल है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है, चलो ठीक है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट, कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो नो नो। अपन ने एमसीक्यू में भी देखा, थ्योरी में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में जो था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था अपन ने पॉइंट, ठीक है। ये हो गया अमाउंट पोस्टेड हटा दो, प्रॉमिसरी नोट उसमें भी था, इसमें भी था, यानी प्रॉमिसरी नोट से कुछ ना कुछ सवाल आ रहा है, ये भी आप देख सकते हो। एरर्स हटा दीजिए, रिवॉल्यूशन हटा दीजिए। वैसे ये 12th क्लास के बच्चे लोग आंसर दे सकते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देखो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन 12th में अपन ने पढ़ा हुआ है, आप इसका आंसर दे सकते हो, चाहो तो कमेंट सेक्शन में दे देना, पता चल जाएगा यहां तक देखा है आपने। चलिए इसके नीचे चलते हैं। डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी आज हमने पढ़ी है। फिर व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच, हमने 2 पढ़ी हुई हैं, एक तो लॉ या स्टैट्यूट के कहने पर, और या फिर दूसरा क्या है, जब आपको बेटर प्रेजेंटेशन मिल रही है। 2 रीजन पढ़े थे, ये रीजन आपको एक्सप्लेन करने। कैश बेसिस अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न हमेशा चलते रहना। कैश बेसिस का मतलब होता है जहां पर सिर्फ कैश से रिलेटेड हो, ये हमने नहीं किया, मैं आपको बताता हूं। वैसे आपने अगर 11th पढ़ा है तो आपको पता होगा। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, जिसमें आपने जब ट्रांजेक्शन कर लिया, पैसे दिए या नहीं दिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश बेसिस में जब पैसा आएगा तो इनकम, जब जाएगा तो आपके लिए खर्चा, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग इसे कहते हैं। अब देखिए कितने नंबर का है, 2 और 2 4 नंबर, तो 4 नंबर इधर हो गए, और यहां पर थे अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला सवाल, ठीक है जी। तो 4 और 2 6 हो गए, है ना, ये 2 मार्क्स हैं पर क्वेश्चन के लिए। चाहो तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो, तो लीजिए। तो देखो 10 नंबर का आज हमारा एक तरीके से 5 से 10 एवरेज मान लीजिए, चलो 6 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, कवर होता है। और आपको भी लगता है कवर होता है, तो स्माइल प्लीज,
ठीक है जी। तो ये मैंने आपको 2 ईयर के पेपर दिखा दिए, आप चाहो तो और भी इसमें देख सकते हो, है ना। ठीक है जी, ओके। तो अब चलिए। तो मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया भैया जी। मैंने आपको ब्रिज कोर्स के हिसाब से फास्ट रिवीजन भी करा दिया, मैंने आपको ये भरोसा भी दिलाया है कि आप कर सकते हो, कुछ एमसीक्यूज भी लाए। और देखो जो एमसीक्यूज थे वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, थ्योरी भी जो थे यहाँ पर थे। तो 8 नंबर 7 नंबर का आप आराम से कर लोगे, इसकी तैयारी हमारी पक्की हो चुकी है, मुझे पूरी उम्मीद है। और मेन पेपर ही दिखाया है, सीए का ही पेपर दिखाया है भाई, कहीं और का नहीं दिखाया है, रिसेंट पेपर दिखाया है। ठीक है जी। और अब आप सोचो, अभी इतना पढ़कर अगर आप ये आंसर दे पा रहे हो, तो जब प्रॉपर बैच लोगे तब क्या क्या नहीं कर सकते आप। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेंस, है ना। चलिए, तो इस प्यारे से थॉट के साथ चलते हैं। एंड आई लव यू यार, आई लव यू ऑल। आप सबको पढ़ा के अच्छा लगता है, ये खुशनसीबी है कि हमें आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, इतने इंटेलिजेंट माइंड इंटेलो कॉम्बिनेंस से मिलने का मौका मिल रहा है, मिलने का नहीं मतलब पढ़ाने का मौका मिल रहा है, उनकी बातें सुनने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर कमेंट्स, फॉर बीइंग विद अस, फॉर लविंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग आवर स्टार्स, फॉर बीइंग आवर चैंप्स, फॉर बीइंग आवर चैंप्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराओ ना यार, इस मुस्कुराहट को फैलाओ ना यार, इस दुनिया में एक पॉजिटिविटी की बौछार ला दो ना यार, एक समुंदर बना दो ना यार। इस उम्मीद के साथ चलेंगे, फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।